मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आप माशाल्लाह बड़ी दूर से सफ़र करके आए हैं और हमें इस चीज़ की खुशी है। और हमारा ये पहला इंटरेक्शन नहीं है, इससे पहले भी हम लोग बहुत से आपस में इंटरेक्शंस कर चुके हैं और इस ट्रेनिंग के साथ वाबस्ता हैं। ये जो पेपरा वाली ट्रेनिंग है, इससे पहले हमारे प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट जो है वो आपको ऑलरेडी खानेवाल में हमारी एक सेशन हुआ था, उसमें डिटेल में आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पेपरा का जो है वो दिया था। अभी जो पिछले 2 साल का इंटरेक्शन आप लोगों के साथ हुआ है, उसमें भी ओवरऑल हमने देखा है कि चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई हैं और आप लोगों ने पेपरा रूल्स को बड़ा अच्छा फॉलो किया है। और जो हमारी ओवरऑल असेसमेंट भी है उसके अंदर भी है कि ये जो 16 हमारे शहर हैं, इन पे बड़े अच्छे अंदाज में पेपरा को फॉलो किया जा रहा है। स्पेशली जो ये वाली वर्कशॉप है, ये एक स्पेशल इनिशिएटिव ये लिया गया है कि कुछ SOPs बने थे जो पंजाब का एक पहले एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था PCGIP, जो आपकी सिटी गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट था, पंजाब सिटी इम्प्रूवमेंट गवर्नेंस प्रोजेक्ट था वर्ल्ड बैंक का, जो अर्बन यूनिट ने किया था। उसमें SOPs बने थे, तो उन SOPs की अपडेशन जो है वो रिक्वायर्ड थी, क्योंकि एट दैट टाइम वो ये 2013 या 14 में चूँकि वो सारे PCGIP प्रोजेक्ट था, तो 15-16 तक उन SOPs को इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर हमने इस प्रोजेक्ट में उसकी अपडेशन ली है। वो सारे SOPs जो हैं आज आपसे हम शेयर करेंगे। उसके ऊपर हमारे जो कंसल्टेंट हैं अली फैसल साहब और साथ उनके हमारे जो प्रोक्योरमेंट टीम है तारिक फारूक साहब और अब्दुर्रहमान साहब, ये मिलके आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशंस देंगे। तो हमें पूरी तरह उम्मीद है कि आगे जो आने वाला हमारा फेज़ है वो बहुत बड़ा फेज़ है। उसके अंदर आपके जितने भी MCs हैं उनमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनने के लिए जा रहे हैं। एक इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं ये आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप में से कुछ MCs बहुत पीछे रह गए हैं और हमें तो ये इम्कान लग रहा है कि उनकी लैक ऑफ एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं चल पाई MCs के अंदर, और वो इस साल कहीं फंड्स लेने से ही ना महरूम रह जाएं। तो इस साल हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो इस वक्त ऑन बोर्ड हैं और वो अपनी डिज़ाइन और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ज़्यादा एक्टिवली MCs पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली उसमें अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, उनके काम जो हैं वो सितंबर में ऑन ग्राउंड स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। उनमें से हमारा जो मेजर इनिशिएटिव है वो है कि आपके रोड्स बने, वाटर सप्लाई की स्कीम्स बने, पार्क्स बने, स्ट्रीट लाइट्स के काम जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद आपके जो स्ट्रीट्स के अंदर जो पहले भी काम हुआ है स्ट्रीट्स का, लेकिन अब मज़ीद हम करेंगे। और रोड साइड ड्रेनेज, स्टॉर्म ड्रेनेज, जनरल बस स्टैंड, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे उसके ऊपर हैं, हमारे रडार के ऊपर हैं। तो सीवरेज की भी स्कीम्स का हमारा है, जहां वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए जगह अवेलेबल होंगी वहां हम सीवरेज की स्कीम्स भी डिज़ाइन करेंगे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरी ये आप लोगों से गुजारिश होगी कि आज की वर्कशॉप में अपनी पूरी इंटरेस्ट शो करें। और चूँकि प्रोजेक्ट्स आगे बहुत बड़े हैं और आप लोगों ने प्रोक्योरमेंट को हैंडल करना है, हमारी टीम तो होगी, हम अपने रीजन्स में को भी स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, वहाँ प्रोक्योरमेंट के लोग भी, इंडिपेंडेंट भी हम रीजन्स में एक आदमी देना जा रहे हैं। तो अब ज़रूरी ये है कि आप कंसल्टेंट्स के साथ क्लोज अपनी कोऑर्डिनेशन करें, हमारे साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन करें, वेट ना करें, आप खुद इनिशिएटिव्स लें और इनिशिएटिव लेके जो अपने डिज़ाइंस और फिजिबिलिटीज़ हैं उनको आप इंटरेस्ट लेके इनको कंप्लीट करें। जनरली मैंने ये देखा है कि MCs ये देखती हैं कि PMDFC कुछ करेगा और हमें बताएगा। जब हमने आपको इनिशियली चीज़ें बता दी हैं और आपको इन्फॉर्म कर दिया है, तो अब आपका काम है कि आप गाहे बगाहे हमारे ऑफिस आएँ, आपके CEOs आएँ, एडमिनिस्ट्रेटर्स आएँ, आपके MOIs आएँ, आके अपनी प्रोग्रेस को देखें और हमसे गाइडेंस भी खुद आगे होके लें। देखें, ये एक टीम वर्क है। अगर हम इन आइसोलेशन अपने एंड पे जोर लगाते रहेंगे तो रिजल्ट्स कभी भी नहीं आएंगे। हमने ये पैसा एज ए ग्रांट आपको दिया है, ये फॉर द पब्लिक बेनिफिट दिया हुआ है। अगर हम सब मिलके इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी हम सब की है, बतौर नेशन हम सब की है,
और आपने अपने लोगों को वो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है ये बात कि आप ओनर हैं उस जगह के। आप अगर ओनर हैं तो फिर आपकी सारी जिम्मेदारी है। देखिए ना, आपने अगर एक घर बनाना है, आपने कंसल्टेंट हायर किया है, तो आप अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कंसल्टेंट क्या करेगा? कंसल्टेंट अपनी मर्जी से गलत मतलब जो मर्जी बना के दे देगा और आप के जो लोग हैं वहां पे उस शहर के वो भुगतेंगे, आप लोग भुगतेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये प्रोजेक्ट ही आपका डिक्लेयर किया गया है, डायरेक्ट पैसे ही आपको दे दिए गए हैं। हमने आपको असिस्टेंस देनी है, आपने हमसे असिस्टेंस लेनी है। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमने आपको परसू करना है और आपने काम करना है। इस एटीट्यूड से हमें अब निकलना पड़ेगा और हमें ओनरशिप लेनी पड़ेगी अपने लोगों की, अपने काम की। जो पैसे आपके पास वहाँ गए हुए हैं उसके ऊपर आप हमारे साथ कंटिन्यूसली करें। अब चीज़ें बड़ी राइट हो गई हुई हैं, कंसल्टेंट्स फुली ऑन बोर्ड हैं और मैं देख रहा हूं कि जो एमसीज ले रहे हैं उनके तो PC1s भी बन गए हुए हैं। और इस हफ्ते में हमारे कम से कम 1.5 से 2 अरब के PC1 जो हैं वो गवर्नमेंट को जा रहे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली परसू कर रहे हैं। वो फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाला इस वक्त हिसाब बना पड़ा है। तो अगर आप लोग अपनी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप आगे नहीं आएंगे, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को अप्राइज नहीं करेंगे और उनको नहीं समझाएंगे कि जनाब ये तो बाकी एमसीज तो आगे निकल गए हैं और वो वहाँ काम शुरू होने वाले हैं। अब साफ है जो PC1s मई में अप्रूव हो जाएंगे उनके काम जून में टेंडर आउट हो जाएंगे और वो जल्दी अपने काम खत्म करवा लेंगे और वहाँ एक्टिविटीज तेजी के साथ स्टार्ट हो जाएंगी। इस वक्त 3 ऐसे एमसीज हैं जिनके PC1s हमारे इसी मई में अप्रूव होने जा रहे हैं। तकरीबन 2 अरब के करीब अमाउंट है उनकी। और पीछे से भी जो एमसीज ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके PC1s तेजी के साथ कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून तक हम कोई 10 अरब के PC1s जो हैं वो हम बना लेंगे। तो आप ये समझ लें कि सितंबर तक हमारा 25 अरब रुपए के PC1s बनाने का प्लान है हमारा इस वक्त। तो अगर आप एवरेजली देखें तो 1.5 से 1.25-2 अरब के काम आपके अक्टूबर से स्टार्ट होने चाहिए साइटों के ऊपर। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हम उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं PMDFC के एंड के ऊपर, क्योंकि रिस्पांस शायद इसलिए भी है कि आप लोग और बहुत से कामों में बिजी होते हैं। लेकिन आप ये खुद सोचें कि 1.5 से 2 अरब रुपए का काम अगर आपका अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, कंसल्टेंट्स उसकी सुपरविजन के लिए 100% मौजूद हैं, आपने तो कंसल्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है। आपका और मेजर काम उसमें क्या होगा? या जो बिल्स आके वेरीफाई हो के चेक हो के आपको आएंगे, आपने उनकी पेमेंट कर देनी है। आपका तो कोई बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन के अलावा आपका कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसमें नहीं है। कंसल्टेंट की 100% जिम्मेदारी है, क्वालिटी को उन्होंने मेंटेन करना है, प्रोग्रेस को आप लोगों ने देना है, कंसल्टेंट से आप लोगों ने काम लेना है। इसलिए प्लीज इस सोच से बाहर निकलें और आज की जो वर्कशॉप है इसमें डीप इंटरेस्ट लें, क्योंकि इसमें आपने जो 1.5-2 अरब की आगे से टेंडरिंग करनी है और प्रोक्योरमेंट करनी है वो बड़ा डिपेंड करेगी जो नॉलेज आप यहाँ से लेके जाएंगे। तो और आप लोग, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि हमारी ये जो ट्रेनिंग्स हैं इसमें आप लोग मास्टर ट्रेनर बने। हम लोग अली फैसल साहब इनको इस लेवल पे ट्रेनिंग दें कि ये आगे से मास्टर ट्रेनर्स बने। और ये जब देखें ना, ये 1-1.5 साल अल्लाह करे ये लोग रह जाएं, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल सिनारियोज की वजह से पोस्टिंग ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लोग फिर उस टेंडरिंग को जब 1-1.5 साल में कंप्लीट करेंगे अपने सारे प्रोसेस को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लेवल पे, तो ये तो खुद मास्टर ट्रेनर्स बनेंगे। और हम इस तरह की आगे ट्रेनिंग का प्लान करें कि आप लोगों से भी आगे से ट्रेनिंग दिलवाएं। फॉर एग्जांपल आप में से 2-3 लोग जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और जो आगे होके अपने आप को पेश करते हैं, वो लोग मास्टर ट्रेनर हमारे बने। और अगली जो हम वर्कशॉप कराएं पेपरा के ऊपर, आप लोग भी एज ए उसमें रिसोर्स पर्सन के तौर पे ट्रेनिंग दें, प्रेजेंटेशन दें और अपने एक्सपीरियंस को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। तो इंटरैक्टिव बनाएं ये इस वाला सेशन, और अपनी डीप इंटरेस्ट जो है और एंथुजियाज्म जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर शो करें। ये प्रोजेक्ट की सक्सेस 90% आप लोगों पे डिपेंड करती है। बाकी हम लोग मौजूद हैं ऑल द टाइम, और जहां आप लोग समझते हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग हमारे पास आएं और हमें अपना फीडबैक दें। हम अपनी टीम को आपके साथ एंगेज कर देंगे। हमारी रीजन की टीम भी है, हमारे हेड ऑफिस की टीम भी है।
तो ये बड़ा ही ज़रूरी है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं फिर दोबारा आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतना सफ़र करके आए हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस आज के ट्रेनिंग सेशन से मुस्तफ़ीद होके जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने जिस तरह से आज की ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स और इसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारा आज का जो इवेंट है और इन कमिंग लेटर सेशंस में हमारी जो प्रेजेंटेशंस होंगी वो किस तरह आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और स्पेसिफिकली इन अचीविंग द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम। और फिर अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं प्रेजेंटेशन सेशंस का। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है मिस्टर काशिफ मुश्ताक, जो कि एक्स डायरेक्टर लीगल एंड मॉनिटरिंग पेपरा हैं और करंटली ही इज़ चीफ प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी। प्रोक्योरमेंट एंड लीगल एक्सपर्ट है और ये हमारे साथ अपने व्यूज़ और अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे ऑन पेपरा रूल्स 2014 in the current scenario as well. Mr. Kashif, please come on the stage to deliver your lecture. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। Very grateful to the administration of the authority and company, and especially Mr. Ali Faisal, and I'm here with you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अहसनु अमला। आपको अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है और मौत और हयात को पैदा किया, इसलिए नहीं कि हम सिर्फ ज़िंदा रहें। ये मेरा तर्जमा है, मैं तर्जमे से हट के ज़रा कॉन्टेक्ट से बात करूँगा और इस तरह लॉ की इंटरप्रिटेशन जो मेरी नज़र में होगी मैं वो करूँगा। और क्योंकि यहाँ पे आप सब लॉ एक्सपर्ट्स भी होंगे उनमें से, और आपने प्रोक्योरमेंट भी की होगी, तो उसमें मेरी इंटरप्रिटेशन थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन बेसिक लॉ के ऊपर ही होगी इंटरप्रिटेशन। तो अल्लाह ताला ने हमें आपको मौत को हयात को पैदा किया, पहले मौत को फिर हयात को, इसलिए पैदा किया कि परखा जा सके, इवेलुएट किया जाए आपको। और क्योंकि आज हम इवेलुएशन ही की बात करेंगे, प्रोक्योरमेंट एक्चुअली होती है इवेलुएशन है, तो एवेल्युएट करने के लिए कि आप में से बेस्ट कौन, बेस्ट इन डीड, हु आर द बेस्ट इन डीड्स, आप में से सबसे अच्छा अमल करने वाला कौन है। ये नहीं वहाँ देखा जाएगा कि मैं यहाँ पे चीफ हूँ या मैं वहाँ पे जो है वो क्या हूँ, वहाँ पे आपके अमाल उनका आपस में जो है वो आपके साथ और आपके अमवाल जो है उनका वहाँ पे इवेल्युएट किया जाएगा। चलते हैं प्रोक्योरमेंट के ऊपर। इससे पहले कि प्रोक्योरमेंट लॉज को हम डिस्कस करें, क्योंकि लॉ जो भी हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट का हो या जो भी हो, बहुत साइनिक किस्म का होता है। 10-15 मिनट सुनने के बाद बंदा जो है ना वो थोड़ा सा महसूस करता है कि यार मैं किस झंझट में फंस गया हूँ। लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि आपको भी इसमें मैं शामिल रखूँ। आपसे मैं थोड़ा हट के, मेरी प्रेजेंटेशन हमेशा ये होती है कि मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ लॉ के हट के, मैं आपसे ज़्यादा ताकि आपका इनपुट इसमें ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, इनपुट ज़्यादा होगा, तो आप ज़्यादा लर्न करेंगे। यहाँ आपका एक घंटा मेरा गुजारने का मकसद ये नहीं है कि मुझे ये पे करेंगे, पे को मैंने कभी कंसिडर नहीं किया। मेरा मकसद ये होता है कि अगर 1 घंटा सवा घंटा के बाद आप में से चंद दोस्त भी लॉ को समझ जाएं, तो मेरे लिए यही बहुत कुछ है। और आपको क्वेश्चन करने का मौका मैं बार बार दूंगा, आप पूछें मुझसे, जितने क्वेश्चन करेंगे हो सकता है कोई लॉ मुझसे रह गया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉ नहीं है, 70 आपके जो है वो रूल्स हैं, और एक्ट के जो 28-29 सेक्शंस हैं उनसे आपका कंसर्न नहीं है, मास डेफिनेशंस के। तो जितने क्वेश्चन आपके जहन में है आप लिख लें या आप मुझसे जब चाहें पूछ सकते हैं। हम क्वेश्चन को प्रेफर करेंगे, ना कि हम जो है वो प्रेजेंटेशन को प्रेफर करेंगे। तो पंजाब में प्रोक्योरमेंट रूल्स इंट्रोड्यूस कब होते हैं? ये होते हैं तकरीबन आप समझ लें कि 2007 में। इससे पहले हम क्या करते थे? क्या प्रोक्योरमेंट नहीं होती थी? होती थी। उससे पहले परचेज मैनुअल होता था। अगर आप में से कुछ सीनियर दोस्त हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा, प्रोक्योरमेंट की होगी, परचेज मैनुअल होता था, परचेज मैनुअल के तहत हम प्रोक्योरमेंट करते थे। उससे पहले भी अगर आप देखें, जब पार्टीशन
नहीं हुई थी या पार्टीशन हो गई थी, उस वक्त आपके लैंड के जो है वो बिल्डिंग्स के रूल्स होते थे, उसके तहत हम प्रोक्योरमेंट कर रहे। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होती थी थ्रू आउट पंजाब। सिर्फ यहाँ लाहौर में आपका इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टोरेट होता था, वहाँ प्रोक्योरमेंट होती थी तमाम आपके प्रोविंस की। वहाँ से फिर प्रोक्योरमेंट यानी कि जो चीज़ें खरीदी जाती थी आगे रुझान तक या जहाँ जहाँ भी जाती यहाँ से जाती थी। तो ये एक वर्ल्ड बैंक की तरफ से गाइडलाइन आई आपके पेपरा की शक्ल में, जो सबसे पहले आपके फेडरल ने जो है इसको ऑन किया 1999 में, फिर वो 2002 में आपके ऑर्डिनेंस की शक्ल में आ गया। उसके बाद फिर सिंध ने 2007 में इसको जो है वो इनकॉर्पोरेट किया अपने लॉज में, फिर पंजाब आया, फिर उसके बाद KPK और फिर सिंध, और फिर अब आगे चला गया आपके कश्मीर में, और अब गिलगित बल्तिस्तान वाले बना रहे हैं। तो प्रोक्योरमेंट रूल्स जो हैं ये नहीं है कि ये आज से ही हैं, थ्रू आउट जब से मैं ये समझता हूँ कि जब से दुनिया में इंसान ने एक माशरा तश्कील दिया है, उस वक्त से कोई ना कोई चीज़ें गिव एंड टेक हो रही हैं। बार्टर सिस्टम हुआ करता था पहले, उसके तहत ये होता था कि आप कुछ चीज़ किसी से देते हैं लेते हैं तो उसके क्या टर्म एंड कंडीशन है और क्या टर्म एंड कंडीशन आपकी प्रोक्योरमेंट में होते हैं, आज हम करने जा रहे हैं वही डिस्कस के क्या टर्म एंड कंडीशन होने चाहिए। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन होगा, क्योंकि 1 घंटा है हमारे पास, प्रोक्योरमेंट रूल्स जो हैं 1 घंटे में अगर आप कहें कि मैं सारी चीज़ें आपको घोल के खिला दूंगा या सारी चीज़ों को मैं टच करता जाऊंगा, इम्पॉसिबल। 1 घंटा वेरी बहुत शॉर्ट टाइम। लेकिन जो हम इसका डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन अपने फ्रेम कर लें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपका फ़ायदा उसमें होगा। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उससे मतलब ये होगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है प्रोक्योरमेंट। जनरल कंसेप्शन, इसके प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, कमेटीज इसमें बनती हैं, परमानेंट रूल्स हम डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट और कंसल्टेंसी सर्विसेज और पेनल्टीज और सर्कुलर्स अगर टाइम मिला वो भी हम डिस्कस करेंगे। बीडिंग डॉक्यूमेंट लैदा सेशन है लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताएंगे। ऑर्डर ऑब्जर्वेशन, प्रोक्योरमेंट करने के बाद आपको ऑर्डर ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो भी फेस करनी पड़ती हैं, इसलिए जब भी आप प्रोक्योरमेंट की तरफ जा रहे हैं तो समझ ये ज़हन में रखिएगा कि ये प्रोक्योरमेंट ख़त्म नहीं हो रही है। इसके बाद ऑर्डर ऑब्जर्वेशन और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली जो लॉ होता है, कोई भी लॉ दुनिया में कहीं भी लॉ बनता है, पाकिस्तान में बने या किसी भी दुनिया के मुल्क में बने, उसमें फलाह किसकी होती है? वो अवाम की होती है। अवाम जो आपकी स्टेट की अवाम होती है। कोई भी कानून अवाम की फलाह बहबूद के अलावा उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो बन सके। और जो भी कानून बनता है इट्स ओनली फॉर टू फैसिलिटेट द पब्लिक एट लार्ज। कभी भी उस सेक्शन के लिए नहीं होता है कि आपको किसी वजह से बिला वजह रोक दिया जाए कि डू नॉट डू दिस। उसके बाद एक प्रिंसिपल जनरल ये लागू होता है कि जो आप काम शुरू में ठीक कर लेंगे उसकी जस्टिफिकेशन होगी, वो कंप्लीट हो जाएगा। और सेम विद द बिडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट, अगर डॉक्यूमेंट या RFP आप ठीक बना लेंगे, टर्म एंड कंडीशन आपने ठीक सेटल की है, आपने स्पेसिफिकेशन ठीक बना लिए हैं, तो इसका मतलब है आप प्रोक्योरमेंट जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज ये मैं आपको लिख के दे देता हूं कि अगर आपका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं बना हुआ तो ऑडिट ऑब्जर्वेशन के साथ साथ इंक्वायरीज भी आप फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद लॉ हर उस चीज़ को अलाउ करता है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जो अमूमन पब्लिक सेक्टर में लोग उसको इन्वोक नहीं करते, लेकिन प्रिंसिपली ये लॉ ऐसा है कि जहाँ पे आप लॉ कोई भी कानून आपको मना नहीं करता है तो उसका मतलब है यू आर अलाउड। लॉ अभी हम देखेंगे पढ़ेंगे जहाँ पे साइलेंट है, जैसे अमूमन सवाल किया जाता है कि इसके ऊपर प्रोक्योरमेंट के रूल्स तो साइलेंट है। साइलेंट का मतलब होता है कि विजडम, आपने विजडम खुद अपनी बनानी है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट अभी हम पढ़ेंगे, उसके मुताबिक अगर आपका केस फिल अप हो रहा है तो उसके मुताबिक आप आगे थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज स्टॉप। उसके बाद एक और कानून है, प्रिंसिपल है जस्टिस का, कि आपको जो अल्लाह ताला ने या कानून ने जो पावर्स दी हुई हैं वो जस्टिस के मुताबिक होनी चाहिए। मतलब जस्टिस क्या होता है? ड्यू प्रोसेस होता है, इक्वलिटी होती है, फेयरनेस होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, और वही आपके प्रोक्योरमेंट के लॉस है। अब प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, आपके सामने है प्रोक्योरमेंट, कोई दोस्त पढ़ के सुनाए इसका उर्दू तर्जमा क्या बनेगा? कोई दोस्त? फैसल आपने नहीं बताना, सामने लिखा हुआ है, बड़े और उसका तर्जमा करके बता दो।
खरीदों में मुहैया करना सर ने कहा कि मुहैया करना। अच्छा, ओके ओके। आप में से कितने दोस्त हैं जिन्होंने कभी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया हो? शो योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6% चलो, आपको माशाल्लाह। अमूमन जो मेरा प्रेजेंटेशन जब देते हैं ना, अमूमन जो पब्लिक सेक्टर में ऑफिसर्स होते हैं उसमें मैंने रेशियो निकाली है कि वो 1% होता है। बस 1% लोग होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको मौका दे। ये एक सूरत में दुआ भी है और दूसरी सूरत में दुआ नहीं भी है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, बहुत क्लियर लिखा हुआ, एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग। कभी भी आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं प्रोक्योरमेंट के लिए जा रहा हूँ, आपने पैसे जेब से खर्च करने हैं। कभी सोचा है कि मैं जाके प्रोक्योरमेंट करूंगा? नहीं, आप कहते हैं कि मैं परचेज करने के लिए या मैं बाई करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने कुछ चीज़ें खरीद करनी है। प्रोक्योरमेंट उससे हट के क्यों है? कभी आपने नहीं कहा होगा, नहीं कहा, नहीं प्रोक्योरमेंट कहा होगा। आप कहते हैं मैं बाइंग, मैं परचेज करने के लिए जा रहा हूँ, मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रोक्योरमेंट क्यों? हम इधर भी हम शॉपिंग कह सकते थे, प्रोक्योरमेंट के बजाय हम जो है वो परचेज कह सकते थे। तो इस तरह करो। हाँ, सर ने कहा कि पब्लिक तो इसमें सिंपल है, एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग। एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, काम जो आपने, जो रूल्स फॉलो करने हैं, जो प्रोसेस आपने फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। Procurement mean the chain you have to follow, the process you have to follow. This is called procurement. You never say I am just going for procurement. Have you ever said no? तो इसका मतलब है कि procurement something जिसमें कोई फ्रेम है, 1 2 3 4 5 स्टेप्स मैंने फॉलो करने हैं, उसके बाद चीज मैंने खरीदनी है, तो दिस इज procurement. क्लियर? थैंक यू सर। ओके, आवाज अब आपको ठीक आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद है जी पब्लिक प्रोक्योरमेंट। सर की बात कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट वो होती है जहां पे पब्लिक एक्सचेकर होता है, जहां पे गवर्नमेंट आपको कोई पैसे दे देती है, कोई रिलीज कर देती है, बजट रिलीज कर देती है, तो आपको किसी तरीके से पैसे आ जाते हैं आपके अकाउंट में, आपके हाथ में, तो आप कहते हैं जी दिस इज पब्लिक प्रोक्योरमेंट, नॉट पब्लिक परचेज, नॉट पब्लिक आपकी वो जो होती है बाइंग। ऑल्दो के अगर मैं यूएसए के प्रोक्योरमेंट के लॉज को देखता हूँ, वहाँ तो लॉ नहीं है यूएसए के लॉज के, लॉ में यूएसए में लॉ प्रोक्योरमेंट का नहीं है। वहाँ पे यूएस आपके जो है वो एक्विजिशन रेगुलेशंस का नाम उन्होंने दिया गया है एक्वायर। ऑल्दो का लफ्ज़ वही है, लेकिन यहाँ हम जो प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन इसमें थोड़ा सा आपको मैं क्लियर करना चाह रहा था एंड होप के आप हो गए। कोई भी ऐसी प्रोक्योरमेंट आपको समझ आ गया प्रोक्योरमेंट क्या है, ऑफ गुड्स वर्क्स और सर्विसेज, ये आपकी डेफिनेशन है। बाई ये प्रोक्योरिंग एजेंसी, प्रोक्योरिंग एजेंसी की डेफिनेशन अभी हम देखते हैं कि प्रोक्योरिंग एजेंसी की डेफिनेशन क्या हो सकती है। कोई भी गवर्नमेंट ओन्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, अटैच डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोक्योरिंग एजेंसी। उसके अलावा कोई भी जो सेमी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसी प्रोक्योरमेंट, कोई ऐसी एनजीओज जिसको आप कहते हैं, जिसको पब्लिक फंड दिया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है और उसका 50% जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट में पब्लिक फंड है और वो या जो है वो 5 मिलियन की हद तक, आपका 50 लाख की हद तक उसको कोई डोनेट दिया गया है, कोई फंड रिलीज किया गया किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को, तो उसकी प्रोक्योरमेंट भी आपकी इन्हीं रूल से तहत होगी। क्लियर हो गया? ये प्रोक्योरिंग एजेंसी की डेफिनेशन है। अच्छा, कोई होली या पार्टली, मतलब आपको किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर सारे पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिल गए हैं या उसमें से कुछ पैसे मिले हैं, यहाँ उसका रेशियो नहीं लिखा हुआ कि 50%, 20%, उसमें कोई भी आ जाए, मतलब आपको 10% गवर्नमेंट रिलीज कर रही है, 90% आप खुद जनरेट कर रहे हैं या कहीं से आपको डोनेट आ गया, तो इसका मतलब है दिस इज आल्सो पब्लिक प्रोक्योरमेंट। कंसोलिडेट फंड है या आपका पब्लिक अकाउंट है, या पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेट फंड का आपको थोड़ा डिफरेंस पता होगा। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट आपको किसी मद में रिलीज कर रही है वो आपका कंसोलिडेट फंड है, जो आप खुद
किसी रसीद की शक्ल में, किसी जुर्माने की शक्ल में, या इस तरह, या आपको मिल रहा है, या अदालत की तरफ से आपको जो पैसे मिल रहे हैं किसी जुर्माने की पेनल्टी की शक्ल में, तो वो पब्लिक अकाउंट का नाम दिया गया है उसको। इस तरह फंड्स ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसी आपने खुद फंड्स जनरेट किया, जैसे ये इदारा ट्रेनिंग सपोज करवाता है, ट्रेनिंग की मद में उसने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, तो वो पैसे जब उसके पास आ जाएंगे तो दिस इज आल्सो कॉल्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है आप दोस्तों के लिए, आप तो नहीं करेंगे लेकिन मैं क्वेश्चन करूंगा। अभी तो मैं वैसे सबसे कह रहा हूं, फिर मैं इंडिकेट करके कि आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। तो इसलिए अटेंटिव रहे, जो ज्यादा सुनेगा उससे क्वेश्चन नहीं मैं पूछूंगा, जो बिल्कुल सोएगा मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा। 1 घंटे में वैसे सोना तो नहीं चाहिए आपको। अच्छा, सवाल ये है कि अगर फर्ज करें मैं एक प्रोक्योरिंग एजेंसी हूँ, मैं एक ऑफिस हूँ, ऑफिस होल्डर हूँ, ऑफिस बेयरर हूँ, मुझे एक कोई बंदा, अल्लाह का नेक बंदा डोनेट कर देता है, मुझे कहता है कि जी 1 मिलियन आपको, मैं 3 मिलियन ये आपको देता हूँ कि जी आप अपने इदारे के लिए इस पे जो है वो कुछ चीज खरीद लें जो आपको अच्छा लगता है। तो इसके ऊपर मुझे बताएं कि जो वो 3 मिलियन मुझे एक बंदा दे रहा है, खुदा के नाम पे दे रहा है कि जी ये वैसे आप रख लें, मेरी तरफ से आपको ये हदिया है, डोनेशन है, आप इस पे प्रोक्योरमेंट करें। वेदर ये पैसे जो हैं ये भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट में आएंगे, इसकी भी ऑडिट होगा, ऑब्जेक्शन होंगे या नहीं होंगे? सर आप बताएं। नहीं होंगे, सर कहते हैं नहीं होंगे। जो कहते हैं नहीं होंगे वो, उनके अलावा जो कहते हैं होंगे, सर कहते हैं होंगे 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 होंगे, क्यों होंगे सर आप बताएं। यस, सवाल आपका जवाब आ गया। ये आपकी है कि जो पैसे आपके हाथ में आ गए हैं, आपके अकाउंट में आ गए हैं, जो आपको किसी ने डोनेट कर दिए हैं, आपने उसको अपने इख्तियार में ले लिया है, अपने अकाउंट में शामिल कर लिया है, तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक एक्सचेकर बन गया। अब एक सवाल ये भी आता है कि जी मुझे अपने इस ऑफिस में एसीज जो है इंस्टॉल करवाने हैं, मुझे 50 एसीज चाहिए। एक खुदा का बंदा कहता है कि जी मैं आपको एसी इंस्टॉल करवा के दे देता हूँ, जो भी इसके ऊपर खर्चा आता है वो मेरी तरफ से मैं इंस्टॉल करवा देता हूँ। इसके ऊपर भी क्या रूल्स फॉलो अप्लाई होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इसके ऊपर आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, आपको कोई उसकी कमोडिटी दी जा रही है, आपको सर्विसेज दी जा रही है कि ये खुदा के नाम पे मैंने आपको ये डोनेट कर दिया है। जहां भी एक मोटा सा असूल, जहां पैसे आपके हाथ में आ जाएं, वेदर इन शेप ऑफ कैश या आपको चेक दिया गया है, जो पैसे आपने अपने ऑन कर लिए हैं उसके ऊपर आपकी ओके, समझ आ गई बात। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट में आपके सामने हैं ये 5 प्रिंसिपल्स, पढ़ें। इसमें से 2 प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेस है, और एक इसका ऑब्जेक्ट है, और एक छठा इससे अलहदा है, वो मैं आपको बाद में इसके बताऊंगा। इसको पढ़ लें, आपके सामने लिखा भी होगा, और इसको आपने नहीं भूलना। जो भी लॉ बनता है, ना सिर्फ ये आपका प्रोक्योरमेंट का लॉ, बल्कि जितने भी लॉ बनते हैं वो इन्हीं 5 चीजों के ऊपर घूम रहे होते हैं। इन्हीं में से कोई 2 चीजें लाजमी होती हैं। जैसे कोई भी वो कहता है कि जो भी आप प्रोक्योरिंग एजेंसी करेगी काम प्रोक्योरमेंट के मुताल्लिक, उसमें इंश्योर करेगी फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? आपने जो काम करना है सबको बता के करना है। फेयरनेस ये होता है इक्वल। उसके बाद इसका मकसद क्या है? इस सारे प्रोसेस का मकसद है वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट रिटर्न ऑफ ईच रुपी यू स्पेंड इन द शेप ऑफ प्रोक्योरमेंट, दिस इज कॉल्ड वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी के ऊपर एक सवाल आता है कि जी मैं एक बहुत 3rd क्लास चीज खरीद लेता हूं, सपोज मैंने ये कैमरा खरीदना। कैमरा एक तो है वो मार्केट में मिल रहा है 1 लाख रुपए का, बहुत आला फीचर है, स्पेसिफिकेशन बहुत आला है। एक इसी स्पेसिफिकेशन के साथ मिल रहा है 30,000 का, स्पेसिफिकेशन यही है लेकिन वो 30,000 का, एक 1 लाख का है। एक किसी का एक मुल्क का बना हुआ है, दूसरा किसी दूसरे मुल्क का बना हुआ है। तो बाद लोग ये सवाल करते हैं कि जी वैल्यू फॉर मनी तो ये हुआ कि जो सबसे चीपर है मैं वो चीज उठा लूं, क्योंकि उसमें मुझे 70,000 रुपया बच रहा है। तो वेदर इट इज वैल्यू फॉर मनी? नो, नॉट एट ऑल। वैल्यू फॉर मनी आपकी क्वालिटी, कॉस्ट, उसकी लाइफ टाइम, क्रेडिबिलिटी और सारी चीजों को जब हम अमलगमेट करेंगे, मिक्सअप करेंगे, जब उन तमाम को कंसिडर करेंगे तो जो सबसे बेस्ट चीज आएगी उसका मतलब है दिस इज कॉल्ड वैल्यू फॉर मनी। और प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट और इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल और एफिशिएंट समझ आ गई जी? इकोनॉमिकल क्या होता है सर आप बताएं प्लीज।
इकोनॉमिकल मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। सर आप बताएं इकोनॉमिकल मिनिमम कॉस्ट। सर आप बताइएगा मिनिमम कॉस्ट। अभी मैंने उसका सवाल का जवाब दिया था, सिर्फ कॉस्ट नहीं होती, मतलब हफ्ते का टाइम दिया गया, हफ्ते के बाद आप अपने सीनियर से पूछे सर वो तो मैंने तो समझ आता कि ये करना है वो करना है, तो जब आप ACR ड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर क्या लफ्ज लिखेंगे, इनएफिशिएंट। दिस इज एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। आगे चलते हैं जी, हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट पे आते हैं जी, बताएं सर। वैल्यू फॉर मनी में क्या सॉरी पूछ वैल्यू फॉर मनी आपने प्रिंसिपल बताया है, इसमें फर्म की गुडविल मैटर, एवरीथिंग मैटर। एक चाइनीज प्रोडक्ट है, मैंने जानबूझ के पहले एक मुल्क किसी का नाम नहीं लिया। एक जगह मैं इस तरह प्रेजेंटेशन दे रहा था तो मैंने वो चाइना का नाम ले लिया, तो वो चाइनी बैठे हुए थे कुछ, तो उसने उसको बुरा महसूस किया कि आपने, मैंने इसी कहा किसी एक मुल्क और किसी दूसरे मुल्क क्या दोनों की रिक्वायरमेंट भी उनकी स्पेसिफिकेशन की सेम, प्राइस जो है वो बी की कम है, लेकिन गुडविल जो है वो बी की कम है। ये जब आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट ड्रॉ करने हैं ना, जब आपका लेक्चर होगा बिडिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर, वहां पे ये चीजें जो है वो वेल सेटल्ड की जाएंगी कि किस तरह आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कि वो सब स्टैंडर्ड चीज जो है जिसकी गुडविल है उसको बकायदा गेज किया जाता है, वैल्यू किया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं। जब वो उस तरह का आप एक मैकेनिज्म बनाएंगे वहां पे उसको आप वहां पे खत्म एलिमिनेट कर देंगे। अदरवाइज रूल 26 बड़ा क्लियर है कि आप, और 34 बड़ा क्लियर है पेपरागा के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। इवन ये कहते हैं कि जो फॉरेनर आते हैं उनको आप अप्रिशिएट करें, ठीक है ना, लेकिन ये चीजें होती हैं कि आपने कितना अच्छा प्ले करना है। रूल्स आपको बता दिए हैं, रूल्स के अंदर रहते हुए आपने गेम करनी है, लेकिन गेम विन करने के लिए कभी कभी आप रूल ब्रीच कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली ब्रीच नहीं हो रहे होते हैं। आप गुड प्लेयर तभी होते हैं जब उसके अंदर रह के, पैरामीटर्स के अंदर रह के एक अच्छा प्ले करके विन करते हैं। जो विन कर गया, यहाँ पे विन का मकसद ये है कि आपने अपना प्रोजेक्ट या प्रोक्योरमेंट कंप्लीट कर ली और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अंडरस्टैंड? और ये क्वेश्चन आपका उस वक्त टेक करेंगे जो भी साहब आएंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो वहां वो आप क्वेश्चन ना भी करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। हेड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट में 4 हेड्स होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली 3 होते हैं, लेकिन हमारे पास बजट जिस तरह आता है मैंने उसी तरह इसको किया है। पहली गुड्स है, वर्क्स है, सर्विसेज है, कंसल्टेंसी सर्विसेज है। पहले हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन, वर्क्स, गुड्स एंड सर्विसेज। कंसल्टेंसी सर्विसेज से हट के है, although they are also services, but वो क्योंकि चैप्टर अलग है, उसका मतलब तरीकाकार अलग है, इसलिए उसको अलग किया गया है। गुड्स की डेफिनेशन पढ़ें जरा आप, और मुझे बताना है किसी ने जिसने समझ लिया कि गुड्स क्या है। गुड्स का मतलब ये होता है कोई भी आपका, कोई भी चीज विजिबल, कोई भी चीज, और उसका कोई पार्ट्स हो सकता है, मतलब जो आपके सामने नजर आ रही हैं चीजें। लेकिन उसमें एक चीज जो है वो आपके, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें भी गुड्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन ये यहाँ थोड़ी उससे हट के है। आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे, वहां भी गुड्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। कई ऐसे और एक्ट्स हैं जहां पे गुड्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन यहाँ थोड़ा उससे हट के है। पेपरा में इसकी डेफिनेशन, ये एक्ट की डेफिनेशन है, जिसमें एक चीज है जो मैंने बोल्ड की हुई है। आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनसे ये जो है सिग्निफिकेंट क्यों है। इसलिए है कि वहाँ तमाम जो गुड्स में चीज़ें हैं, आर्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, जो विजिबल चीज़ें आती हैं, जो नज़र आती हैं, टेंजिबल जिनको आप कह सकते हैं, उसमें ये इंक्लूड्स हैं सर्विसेज इंसिडेंटल टू इंस्टॉलेशन। इसकी मिसाल मैं दूंगा, ये आपके सामने एसी लग है, एसी की वैसे प्राइस है 1 लाख रुपया, इसकी ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्चा आता है 50,000 सपोज, तो 50,000 भी गुड्स के अंदर ही आएगा। इसके लिए अलहदा से सर्विसेज का डॉक्यूमेंट तैयार करना और उसकी सर्विसेज हायर करना जरूरी नहीं होता है। तो ये रूल्स, ये डेफिनेशन ये कहती है कि इंसिडेंटल सर्विसेज, यानी कि इनसे मुल्हिका जितनी भी सर्विसेज होंगी वो भी गुड्स का ही पार्ट होगा। इसी तरह अगर वैल्यू उसकी जो है वो उनकी टोटल कॉस्ट से बढ़ी हुई नहीं है। इसी तरह आपके वर्क्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वर्क्स में उसके इंसिडेंटल जो सर्विसेज होती हैं
मतलब अब सपोज मैंने ब्रिज बनाना है तो ब्रिज में ड्रिलिंग है, मैपिंग है, कंसल्टेंसी है, उसमें अगर उसकी टोटल कॉस्ट से उसका ज़्यादा नहीं है सर्विसेज, सच सर्विसेज जो हैं तो वो भी उसी में शामिल हो जाएंगी। अच्छा, अगर उसके बाद है सर्विसेज। सर्विसेज की डेफिनेशन आपके सामने है जो सेक्शन 2 में है आपके एक्ट में 2009 में। उसमें उसने फिजिकल मेंटेनेंस, प्रोफेशनल, इंटेलेक्चुअल, कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज, कंसल्टेंसी और एडवाइजरी जो है इंटेलेक्चुअल, ये भी इसमें शामिल है। लेकिन ये सारी चीज़ों का चैप्टर अलग है क्योंकि उसके पैरामीटर्स अलग है। और इसमें क्या सर्विसेज शामिल नहीं है, किसी पोस्ट को आपने फिल करना है, आपने कोई एडवर्टीजमेंट करनी है, आर्बिट्रेशन करवानी है, मीडिएशन करवानी है, या आपने किसी वकील साहब की खिदमात लेनी है अपने कोर्ट केसेस के लिए, तो उसके ऊपर ऑल दो कि वो सारी सर्विसेज ही होती हैं, लेकिन यहाँ पे उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसमें कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं जी। रिस्ट्रिक्टेड अब काइंड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट रूल्स को मैं 1 by 1 चेक नहीं कर रहा हूं, मैं इसका कंसेप्ट आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। और अगर आपके जहन में फिर कोई सवाल आता है, किसी वक्त भी आता है, तो यू मे काइंड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट में आती है रिस्ट्रिक्टेड प्रोक्योरमेंट, जिसको प्री क्वालिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद ओपन टेंडरिंग होती है, विदाउट टेंडरिंग होती है। विदाउट टेंडरिंग के आपके पास 3 रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले 43 है, 43A है, उसके बाद आपका 61(2) है, और फिर उसके बाद लास्ट में 59 की ABCDE क्लासेस हैं। उनको विदाउट टेंडरिंग आप प्रोक्योरमेंट कहते हैं। अभी हम सबसे पहले कमेटीज का जिक्र करते हैं। ऑल्दो कि ये कमेटीज जो मैंने आपके सामने एक डिजाइन की हैं, इसमें कुछ ऐसी कमेटीज हैं जो कि आपको लॉ में नहीं मिलेंगी, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप प्रोक्योरमेंट करते हैं तो ये कमेटी आप जरूरी बनाते हैं। बिड ओपनिंग कमेटी आप बनाते हैं, जो बिड ओपन करती है, आप रिसीव करते हैं। उसके बाद आपकी टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी लाजमी होती है। इसकी डेफिनेशन आपके रूल्स में लिखी हुई है, लेकिन इसके आगे इसके TORs या इसकी फॉर्मिंग किस तरह होगी वो नहीं लिखा हुआ। उसके बाद फाइनेंशियल इवैल्यूएशन कमेटी, ये भी मैंडेटरी होती है। अब ये प्रोक्योरिंग एजेंसी की अपनी मर्जी है कि वो क्या ये 3 अलहदा कमेटी बनाती हैं, क्या वो 2 कमेटीज बनाती हैं, या एक कमेटी बना के तीनों की पावर्स वो एक ही को दे देती हैं। एक बनाती हैं और तीनों पावर्स होती है, यानी कि उसने बिड ओपन भी करनी है, टेक्निकल इवैल्यूएशन भी करनी है, फाइनेंशियल भी करनी है, रिकमेंडेशन देनी है। ओके, आप उनको सेग्रीगेट कर देते हैं। पहले ओपन करते हैं टेक्निकल, फिर दूसरी कमेटी करती है, तीसरी कमेटी फिर आपकी बिड ओपन फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करती है, फिर वो रिकमेंड करती है लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिडर या मोस्ट अप्रोप्रिएट या आपका मोस्ट एडवांटेजियस बिडर। ये अभी नई एक टर्मिनोलॉजी आई है जो फेडरल में इनकॉर्पोरेट हुई है, अभी इधर नहीं है, लेकिन ये आप उसको समझने के लिए कि जो आप करना चाहते हैं। मैंडेटरी एक कमेटी होती है जिसको ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी कहते हैं, यानी कि जो भी आपकी प्रोक्योरमेंट होगी वहां पे लफ्ज़ शैल के साथ है कि ये आपने लाजमी बनानी है। ये ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी, इसका मकसद ये होता है कि जो भी आपका प्रोसेस है उसके ऊपर वेंडर्स को कोई एतराज़ किसी वक्त भी हो सकता है, एट वेरी इनिशियल स्टेज या बिलेटेड स्टेज, तो वो आपको एक ग्रीवियंस फाइल करेगा और वो ग्रीवियंस कमेटी उसको 15 डेज के अंदर उसका फैसला करेगी और 10 दिन के अंदर ग्रीवियंस फाइल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आप अगर प्रोक्योरमेंट करते हैं और प्रोक्योरमेंट अच्छी करना चाहते हैं कि आपको कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए, तो सर्कुलर है 2019 का पेपरा की तरफ से आया हुआ, जिसमें ये फरमाया गया है कि अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी पहले एक टेक्निकल अनाउंसमेंट करे बिड्स की और उसके बाद 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का टाइम दे उसकी ग्रीवियंस के ऊपर, 3 दिन का, 1 दिन, वहाँ 1 दिन का लिखा हुआ है 24 आवर्स, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 3 डेज का टाइम दे ग्रीवियंस को रिड्रेस करने का। अगर कोई टेक्निकली नॉकआउट हो गया है, इनरिस्पॉन्सिव हो गया है, डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो आप उसे कहें कि विद इन 2 और 3 डेज आप अगर ग्रीवियंस फाइल करना चाहते हैं तो कर दें। उसके बाद आप फाइनेंशियल ओपन करें और फाइनेंशियल ओपन के बाद 10 डेज का टाइम देंगे, और जो टेक्निकल डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो वहाँ पे आफ्टर ओपनिंग एंड अनाउंसमेंट वो टेक्निकल ग्रीवियंस फाइल नहीं कर सकेगा। समझ आई मेरी बात? किसको आई है वो मुझे बताएं। तो मतलब किसी को नहीं आई है।
क्लियर है, सर ने क्या दिया क्लियर है, ऐसा सर किसी ने और ने नहीं कहा। आगे चलते हैं। आगे आ जाती है जी निगोशिएशन कमेटी। अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज कर रहे हैं और जो आपका हाईएस्ट रैंक कंसल्टेंट है, यहाँ पे मैं गुड्स वर्क्स एंड सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी में आप निगोशिएशन कर सकते हैं। जो आपकी गुड्स वर्क्स एंड सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट है वहाँ पे निगोशिएशन 53 कहता है कि नॉट अलाउड, नहीं करेंगे आप। 57 सॉरी 53 जो है वो कहता है कि अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज आप हायर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हाईएस्ट रैंकर्ड, उसके साथ आप कॉस्ट पे, आप उसकी टाइम लाइन्स पे, आप टीओआरस पे निगोशिएशन कर सकते हैं। तो वो निगोशिएशन करने के लिए कमेटी बनानी पड़ती है, वो आप खुद नहीं करेंगे, तो इसलिए वो जरूरी होता है, लॉ भी यही कहता है। उसके बाद है कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी। रूल 40 है आपका पेपरा का, जिसमें रूल ये कहता है कि अगर आप लार्ज कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो उसके ऊपर आप एक कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे, जिसके मेंबर्स भी वहाँ लिखे हुए हैं कि जो एक मेंबर आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसका चीफ होगा, यानी कि उसका कन्वेनर होगा, और उसके पास साथ उसका एक मेंबर डिपार्टमेंट से होगा, एक आपका मेंबर फाइनेंस से होगा और एक आपका मेंबर जो है PND से होगा। तो वो कमेटी बनेगी और कमेटी इसके अलावा भी मेंबर 2 जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। और कमेटी जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज, लार्ज कंसल्टेंसी, वो सारी चीज़ें मैनेज करेंगी। उसके बाद एक कमेटी या फोरा बनाते हैं जब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे होते हैं। इन रूल ऑफ 59 अगर वन मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है या इमरजेंसी है तो उसके तहत आप ओपन कम्पेटिटिव बिडिंग प्रोसेस को अवॉइड करते हैं। वहाँ क्यों अवॉइड करते हैं, उसके लिए एक कमेटी फोरा बनाते हैं कि यस ये इस तरह का सर्कमस्टांसेस बन गया है कि वी हैव टू अवॉइड द ओपन कम्पेटिटिव बिडिंग प्रोसेस, तो उसकी वजह से ये कमेटीज बनती हैं। सर एक कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट अगर 3 कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किए और तीनों के रेट्स इस तरह, एक ने कहा 5% अबव, एक ने 6 और एक ने कहा 7%, तो कॉन्ट्रैक्ट किसको अवार्ड होगा? आपके बिडिंग डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है, आपने कहा कि एक का 5% अबव है, एक का 6 है, एक का 7 है, तो क्या आपकी इस तरह की बिड एक्सेप्टेबल है या नहीं है? मैंने आपके बिडिंग डॉक्यूमेंट की बात की है कि आप उससे अबव या बिलो, अमूमन ये वर्क्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें बिलो की बात होती है। आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखा हुआ है तो उसमें आप लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कि आपने इन राइटिंग अपनी एक कोटेशन देनी होती है। कोटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक एस्टिमेटेड दे दें कि अबव इतने % या इतने, अगर आपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है तो फिर आपने देखना है कि जो उसमें सबसे कम देगा, मतलब फर्ज करें मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट है 10,000, मुझे एक कहता है कि जी मैं इससे 2% अबाव दूंगा, दूसरा कहता है कि इससे 2.5% ऊपर दूंगा, तीसरा कहता है तो मैं इससे 3% ऊपर दूंगा। अगर डॉक्यूमेंट में आपकी ये चीजें हैं लिखी हुई कि इसकी परसेंटेज के ऊपर हम जाएंगे, वैसे ये मैंने इस तरह का सिर्फ वर्क्स में होता है, आम गुड्स या सर्विसेज में इस तरह की चीजें नहीं देखी हैं। तो उसमें सबसे जो कम कीमत होगी वो किसकी होगी? 2% वाले की। वो क्वेश्चन आप रीफ्रेम, में आपका क्वेश्चन खुद करता हूँ, आपका क्वेश्चन रीफ्रेम करता हूँ। क्वेश्चन ये करना चाहते हैं कि जी मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1 लाख रुपया, मुझे जो बिड आ जाती है वो आ जाती है 1,20,000 रुपया, जो 20% अबाव है। एक बिड आ जाती है जो 1,25,000 है, उससे भी ज्यादा है। एक बिड आ जाती है वो 1,30,000, वो उससे भी ज्यादा है। दिस वाज द क्वेश्चन। तो क्या मैं एक उनमें से क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ 1,20,000 वाली, क्योंकि वो सबसे लोएस्ट है, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन है इनका। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर रूल्स को भी देखना पड़ेगा, वो आपको कितनी हद तक जो है अलाउ करते हैं। क्या वो गुड्स की प्रोक्योरमेंट है तो गुड्स में क्या ये अलाउ करते हैं, अगर वर्क्स की है तो वर्क्स में क्या आपकी मेंटेनेंस है या आपका इस तरह का है, तो वहां पे डेलीगेशन जो प्रोविंशियल डेलीगेशन रूल्स है वो मुख्तलिफ कैटेगरी में मुख्तलिफ अलाउ कर रहे हैं। जैसे आपकी वर्क्स की जो मतलब कि आप रेनोवेशन करवा रहे हैं बिल्डिंग्स को, वो कहता है 10% अबव ले जाएं। कौन लेके जाए? जो अथॉरिटी है। 4.6% आई थिंक या 5% है, वो आपकी गुड्स की हद तक है। लेकिन प्रोक्योरमेंट रूल्स में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, प्रोक्योरमेंट रूल्स में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। वहां पे
सिंपल ये होता है कि जो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है उससे नियर टू, क्योंकि इवैल्यूएशन जो लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो ये कहती है कि नियर टू, क्लोज टू योर एस्टिमेटेड कॉस्ट। दूसरे बी ये कहती है उसकी सब क्लास कि जो आपका सबसे कम कीमत आपको ऑफर करेगा। पहले जो नियर टू आपका होगा, दूसरा जो सबसे कम होगा। सर इन केस ऑफ गुड्स मेरी बात सुन ले, जस्ट आई एम कंक्लूडिंग। अच्छा, इसमें दूसरी बात यह है कि सर एक मिनट ये रिप्लाई कर लें, फिर सवाल ही लेंगे सर, अब कोई इशू नहीं है, मैंने पहले ही कहा सवाल ही लेंगे। अगर इसके ऊपर वैसे जो एक कंसिडर किया जाता है, एक जस्ट एक ये कहा जाता है कि 15% रिपीट ऑर्डर होता है, तो रिपीट ऑर्डर को इब्तदा में आप इनकॉर्पोरेट कर लें, यानी मतलब कि इस तरह की चीज आ गई है कि आपकी बिड जो है 15% अबाव हो गई है, तो पेपरा की तरफ से ये एडवाइस हुई है जो मैंने देखी है कि अगर इन केस 15% आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट से 15% वो रिपीट ऑर्डर की शक्ल में आप उसको कंसिडर कर लें। लेकिन कहीं कोई ऊपर ऐसे कोई मैं आपको कहूं कि जी ये लॉ है, ये पढ़ ले, इसके ऊपर इतने % आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, नीचे वाली तो बात ठीक है, ऊपर वाली बात जो है कहीं नहीं लिखी हुई। आपका सवाल सर। उसमें कमेटी बनी, पेपर रूल में तो सब है, हमारा कंप्यूटर अथॉरिटी है वो ऑर्डर करती है। सर 59 सब क्लास सी, सब क्लास 2 और सब क्लास 5 आप पढ़ेंगे तो वहां लफ्ज लिखा होगा फोरा, FORA। मैंने उसका तर्जमा कर दिया कमेटी, एक फोरम। फोरम कोई भी बंदा हो सकता है, वो आप अथोराइज कर सकते हैं अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसी एक को भी कर सकता है कि जी अगर इन केस हमने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है सोल प्रोपराइटर के साथ, या हमने करनी है इमरजेंसी की शक्ल में, तो फलां जो बंदा होगा वो इसको डिटरमिन करेगा कि हमने करनी है या नहीं करनी। सर अगर मुझे दिखा देंगे तो फिर मैं भी सीख लूंगा आपसे। आपने सर कहीं से बड़ा होगा ना, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो रूल्स में लिखा हुआ है, वहाँ फोरा लिखा हुआ है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कोई ऑथराइजेशन नहीं है, कहीं भी ऐसी ऑथराइजेशन हेड ऑफ डिपार्टमेंट को नहीं दी गई है। वहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहाँ पे डिसाइड करेगी, ये पेपरा में नहीं कहीं भी ऐसी कोई चीज़। फैसल अगर कोई गलती हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि फैसल हमारे जो हैं ये भी पेपरा में हमारे साथ रहे हैं और ही इज वेल वर्स्ड विद प्रोक्योरमेंट रूल्स एंड प्रोसेस, इसलिए हो सकता है मेरी नज़र से ना हुआ हो। और मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि आई ऑलवेज हियर टू लर्न समथिंग। आप एक्सपर्ट हैं, आई एम जस्ट टू टेल यू, बट यू आर डूइंग विद योर हैंड द प्रोसेस, यू आर वेल इन्वॉल्व देयर, सो आई एम हियर ऑलवेज टू लर्न द प्रोसेस एंड द रूल्स। जो हो सकता है मेरी नज़र से कहीं स्लिप हुआ हो, लेकिन ऐसी चीज़ मेरी नज़र से नहीं गुजरी है। आगे चलते हैं जी, वो आपके पास रह गए हैं 20-30 मिनट्स, तो लेट मी टू कंक्लूड। क्वेश्चन जो भी हो आई विल टेक। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट है ओपन कंपैटिटिव बिडिंग प्रोसेस। आपने वो क्या करना है, ओपन कंपैटिटिव बिडिंग प्रोसेस क्या होता है कि जी रूल 22 है, उसका 23 में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने अखबार में इश्तिहार देना है। बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाने के बाद, अखबार में इश्तिहार देने के बाद ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देनी है, टेक्निकल ओपन करनी है, फिर फाइनेंशियल ओपन करनी है, फिर उसको वैल्यूएट करना है, जो लोएस्ट आएगा आपने उसके साथ टेंडर अवार्ड कर देना है। ये है ओपन कंपैटिटिव बिडिंग। और प्रिंसिपल मेथड ऑफ, जब भी कोई आपसे पूछे कि हमने प्रोक्योरमेंट करनी है तो आपने सवाल का जवाब देना है कि जी ओपन कंपैटिटिव बिडिंग, अखबार में जाएं, इश्तिहार दें, उसका कर लें। उसके बाद दूसरे दो मैंने आपको प्रोसेस बताए थे, प्री क्वालिफिकेशन, वो भी ओपन कंपैटिटिव बिडिंग प्रोसेस ही होता है, बट वो दो उसके स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप, आपने अखबार में इश्तिहार दे के प्री क्वालिफाई करना है टू फर्म्स और पर्सन्स। ऑल्दो पेपरा में फर्म्स एंड पर्सन्स लिखा हुआ है, तो पर्सन्स में फर्म भी आ जाती है, जो मेरी अपनी नाकसा है। फर्म पर्सन्स का मतलब ये होता है कि वहां अभी आपने अपना प्रोक्योरमेंट जो आप इनफैक्ट चाह रहे होते हैं उसकी डिटेल्स नहीं बता रहे होते हैं, उसकी आप समरी बता रहे होते हैं कि हमने ये प्रोक्योरमेंट करनी है और इसके ऊपर हमें ऐसे अफराद या ऐसी कंपनी या ऐसे इदारे चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए जो कैलिबर हों, जो कैपेबल हों, जो ये काम करने की अहलियत रखते हों, उनको हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्टेड कहते हैं। वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो उनके साथ आगे आप प्री फर्दर प्रोसेस करेंगे, उनको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आप इशू करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड।
प्रोक्योरमेंट। आगे चलते हैं कि प्रोक्योरमेंट प्लानिंग एंड कमेटीज। जो अबाउट द प्लानिंग एंड कमेटीज आपने डिस्कस कर लिया, और इसके ऊपर रूल 9 हम डिस्कस करने लगे थे कि जो आपने प्लानिंग की है उसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। स्प्लिटिंग क्या होती है कि व्हाट यू हैव प्लान्ड उसको रीग्रुप नहीं करना, रीफ्रेज नहीं करना। आपने प्लानिंग की है कि हमने 100 लैपटॉप्स लेने हैं, तो आपने 100 लैपटॉप को 50-50 नहीं कर लेना। या आप जैसे प्रैक्टिस ये होती है कि आप पैटी परचेज में 2 लाख के अंदर अंदर चीज़ें 6, 7, 8, 10 दफ़ा ले लेते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्प्लिटिंग। तो रूल इसकी इजाज़त नहीं देता। प्री क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि किस तरह होती है। तो प्री क्वालिफिकेशन में एक जो मेन चीज़ है वो आपको मैं बता दूं कि जो वर्क्स सर्विसेज की आप प्रोक्योरमेंट करते हैं, यहाँ ये मैंडेटरी नहीं होता है प्री क्वालिफिकेशन। लेकिन जब आप गुड्स की प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं या लार्ज कंसल्टेंसी की सर्विसेज हायर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे प्री क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होता है। आपको प्री क्वालिफिकेशन लाजमी करनी पड़ती है। लेकिन वहाँ रूल 16 सब क्लास 2 में ये एक आपको मतलब कि अलाउ किया गया है कि आप डिस्पेंस विद कर सकते हैं। गुड्स 100 मिलियन की आप खरीदना चाहते हैं, प्री क्वालिफिकेशन नहीं करना चाहते, विद रीजन एंड जस्टिफिकेशन यू में आप उसको ओपन कंपैटिटिव बिडिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। इन केस आप समझते हैं कि जी यहाँ पे टाइम इज द एसेंस, तो या आपको बड़ी नीड अर्जेंसी है, तो उसके ऊपर आप उसको डिस्पेंस विद मतलब ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह अगर लार्ज कंसल्टेंसी में आप समझते हैं कि हमें प्री क्वालिफिकेशन नहीं करनी है, तो उसके लिए PDWP एक आपका अदारा है, आप जानते हैं सारे, प्रोविंशियल डेवलपमेंट जो आपका एक बोर्ड होता है, उससे अप्रूवल लेनी पड़ती है कि जी हम इसको लार्ज कंसल्टेंसी पे भी नहीं लेके जाना चाहते हैं, मतलब प्री क्वालिफिकेशन को जो नहीं करना चाहते हैं, हम इसको ओपन कंपैटिटिव बिडिंग प्रोसेस में लेके जाना चाहते हैं, तो यू में सिर्फ एक ही मैंडेटरी चीज़ है, 100 मिलियन की गुड्स खरीद रहे हैं या लार्ज कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो क्या करना है, प्री क्वालिफिकेशन करनी है। प्री क्वालिफिकेशन करनी किसको है, जो पर्सनस है, मतलब कोई फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई पर्सन है, शख्स भी हो सकता है, आप उसको प्री क्वालिफाई करना है और उसके बाद फिर आपने अपना प्रोजेक्ट उससे शेयर करना है। स्पेसिफिकेशन रूल 10 स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, रूल के मुताबिक स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप ले रहे हैं उसकी ग्रेड क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सपोज ये कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे के अंदर इसके जो फर्दर पार्ट्स क्या हैं, इसकी आगे लेंस का क्या साइज है, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ की जो है वो स्पेसिफिकेशन में आ जाती हैं। तो रूल ये कहता है कि स्पेसिफिकेशन जो है ये आपने खुद बनानी है, डिज़ाइन आपने प्रोक्योरिंग एजेंसी ने खुद करनी है। इसमें आपने कोई ब्रांड का नाम, किसी कैटलॉग, कोई रेफरेंस वगैरह इस तरह का ये आप नहीं दे सकते हैं। क्लियर है इस पे। लेकिन साथ ही रूल ये आपको अलाउ करता है कि इन केस आपकी इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन है, आपके पास इतने HR नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, इतना लंबा चौड़ा बजट नहीं है, तो आप किसी कंपनी का किसी रेफरेंस का नंबर देने के बाद आप उसके लफ्ज़ साथ लिख देते हैं इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट लिखने के बाद आप आगे मजीद परेशान हो जाएंगे कि इक्विवेलेंट को डिटरमिन कौन करेगा कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, इसलिए मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि खुद आपने जो है वो स्पेक्स बनाएं, इक्विवेलेंट से अवॉइड करें। लेकिन लॉ आपको कहता है कि आप सपोज लिखते हैं कि जी ये तोशिबा का AC है या पेल का AC है, ये फलां मॉडल है और इक्विवेलेंट। अब एक कंपनी आ जाती है, जैसे भाईजान कह रहे थे कि वो एक फलां मुल्क की कंपनी आ जाती है, वो कहते हैं जी मेरे स्पेक्स इसके इक्विवेलेंट है, और आप जब उसको कंपेयर करते हैं, मतलब बंदा जो है सिंपल एक उतना ट्रेंड नहीं है उसके मुताबिक, तो वो कहता है यार ये चीज़ बिल्कुल इक्विवेलेंट है, लेकिन एक्चुअली वो इक्विवेलेंट होता नहीं है। और इक्विवेलेंट को जो कंपेयर करने के बाद सेटिस्फाई कर देगा यस इक्विवेलेंट, फिर जो सब स्टैंडर्ड कंपनी है उसकी प्राइस हमेशा कम आएगी और आप मजबूर हो जाएंगे बाई लॉ कि आप उसी को खरीदें। इसलिए स्पेक्स बनाते हुए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपने एलिमिनेट करना होता है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आप नहीं लेना चाहते हैं। बाई नेम आप वहाँ में नहीं डिज़ाइन कर सकते हैं कि बाई नेम आप लिख दें कि फ़लाँ मुल्क या फ़लाँ इदारा या फ़लाँ कंपनी जो हम उसको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। TORs स्कोप ऑफ वर्क मतलब पहले ही
जो आप अपनी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसके आप टर्म्स एंड रेफरेंस लिखेंगे, स्कोप ऑफ वर्क लिखेंगे। पब्लिकेशन मतलब रूल 12 पे आप आ गए हैं। रूल 12 ये कहता है कि जो आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, अगर तो वो प्रोक्योरमेंट जो थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, जो स्पेसिफिक जो रूल्स में लिखा हुआ है, रूल 12 में या रूल 59 में, कि कितनी हद तक आप डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट मतलब कि पैटी परचेज जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं, और उससे ऊपर आपने ओपन कंपैटिटिव बिडिंग पे जाना है, तो वहां पे पब्लिकेशन जरूरी होती है। पब्लिकेशन रूल 12 ये कहता है कि जब 3 मिलियन से आपने ऊपर प्रोक्योरमेंट करनी है तो उसके लिए 2 अखबारों में इश्तिहार देना जरूरी है, और पेपरा की वेबसाइट पे इश्तिहार देना उसका जरूरी है। आपकी अपनी प्रोक्योरिंग एजेंसी की वेबसाइट है, आपने उसके ऊपर भी उसको पब्लिक करना है। इन केस के 3 मिलियन से कम है, 2 लाख से ज्यादा की प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हैं, तो रूल ये कहता है कि उसके लिए अखबार में इश्तिहार देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने देना ही नहीं है, देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन लॉ कहता है कि जरूरत नहीं है। और वो आप जो है वो सिर्फ पेपरा की वेबसाइट या आपकी अपनी अगर वेबसाइट है उसके ऊपर आप अपलोड करेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन किसी का अगर पहले हो तो फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। पेपरा पे जरूरी है, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो उस पर भी दें, अगर नहीं है तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन पेपरा की वेबसाइट पे जरूरी है। ठीक है जी। उसके बाद आप चलते हैं कि जी 2 लाख से अगर नीचे है तो क्या करना है। उसके लिए क्या आपको अखबार में इश्तिहार देना जरूरी है या नहीं? मैंडेटरी नहीं है। बाज लोग ये सवाल करते हैं कि जी कहाँ लिखा हुआ है कि आप ना दें। मैंने कहा जी मैंडेटरी नहीं है, इसका मतलब है आप अगर 2 लाख की चीज के ऊपर 50,000 का अखबार का इश्तिहार भी बर्दाश्त करना चाहते हैं तो कर ले, जरूरी नहीं है। तो इसी तरह 3 मिलियन से नीचे अखबार में इश्तिहार देने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि जी हमने देना है, दे लें, मना नहीं है। आप नहीं देना चाहते, ओके, रूल्स आपको वैसे भी आप DGPR को अब अगर लेटर लिखेंगे अब तो वो 3 मिलियन से कम जो है आपका अखबार इश्तिहार नहीं पब्लिक करेगा। आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि मेरा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रोक्योरमेंट की वो 3 मिलियन से ज्यादा है। आगे चलते हैं कि जी बिडिंग डॉक्यूमेंट एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, वो नेक्स्ट जो सेशन होगा। बिड वैलिडिटी आपकी जो है वो होगी जो आप बिडिंग डॉक्यूमेंट में लिखेंगे, और वो आप 180 दिन भी लिख सकते हैं या उससे कम भी लिख सकते हैं, 2 महीने 3 महीने, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि बिड वैलिडिटी के अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट लाजमी करना है। बिड वैलिडिटी के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट करने में नाकाम हो गए तो जो बाद में कॉन्ट्रैक्ट होगा इलीगल होगा, वाइड होगा। वाइड एब इनिशियो उसको लॉ में कहते हैं कि वो वाइडेबल नहीं होता, मतलब दोबारा आप उसको कहेंगे किसी तरीके से वो लीगल हो जाए या वाइड वैलिड हो जाए तो वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए बिड वैलिडिटी के अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और बिड वैलिडिटी आप अपनी मर्जी से रखते हैं, वो आप 160, 180, 20, 60, 90 व्हाट यू वांट। जो आपको बताया सर वो ठीक होगा, लेकिन मेरी जो पेपरा में है वो ऐसे ही है जो मैं बता रहा हूँ। रूल 20 जो है ना वो 29 पढ़ लें अगर आपके सामने हो तो, उसमें आप खुद रखेंगे, आप जितना भी रखना चाहें। 180 डेज वहाँ लिखा हुआ है, वो भी एक उसका पूरा एक बैकग्राउंड है कि 180 डेज 2019 में दोबारा इनकॉर्पोरेट क्यों किया गया। वो सब क्लास C आई है उसके अंदर और किसी रीजन से आई है। वो रीजन बताऊंगा तो फिर वो लंबी बात हो जाएगी, आपका जो है वो सेशन कम हो जाएगा। तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आप कितना रखना चाहे। 60 डे रख लें अगर आप समझते हैं 60 डेज एनफ। मिनिमम कोई नहीं है वहां पे डेट, मैक्सिमम भी कोई नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन एक चीज है वहां पे, अगर उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं बिड वैलिडिटी को, तो बिड वैलिडिटी के अंदर आप उसको उसी हिसाब से उसी पीरियड से एक्सटेंड कर। सपोज मैंने 60 डे रखा हुआ है तो मैं मैक्सिमम 60 डे उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ विद द अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी। आपकी एक अथॉरिटी है, उससे ऊपर जो अथॉरिटी है नेक्स्ट हायर जो होगी, उसकी अप्रूवल लेने के बाद फिर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा उसी पीरियड के साथ जो कि पहले आपने, सपोज पहले 60 किया है तो बाद में आप 70 नहीं करेंगे, आप मैक्सिमम 60 करेंगे, यानी कि टोटल आपका 120 बन जाएगा। आगे चलते हैं जी बिड सिक्योरिटी। ये
शुरू कब से होता है? सर बिड वैलिडिटी पीरियड शुरू होता है जब बिड आपकी सबमिट हो जाती है। जिस दिन सबमिट हो जानी है उस दिन ओपन भी हो जानी है। यही तो मैं कह रहा हूँ, उस दिन आप जिस दिन सबमिट हो जानी है आपने रिसीव कर लेनी है, जिस दिन ओपन हो जानी है उस दिन तो स्टार्ट हो जाएगा और जो भी डेट आपने रखी होगी। बिड सिक्योरिटी जी, बिड सिक्योरिटी आपका रूल आ जाता है उसके ऊपर कि वो बिड सिक्योरिटी आप लेंगे अप टू 5% ऑफ योर एस्टिमेटेड कॉस्ट। पहले ये रूल होता था कि कोटेड प्राइस पे लिया जाता है, 2016 में इसको चेंज किया गया। उसमें कहा गया कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी उसके ऊपर 5% के हद तक। सवाल ये आता है कि जी मिनिमम क्या होता है? मिनिमम कुछ नहीं होता है। मैक्सिमम जब अप टू 5% है तो 0.1% भी वैलिड है, 0.001% भी अप टू 5% आ जाता है। इस पे सर्कुलर भी पेपरा का बाद में आ गया, मुख्तलिफ क्वेश्चन आते थे अप टू 5। जी सर, वो सर परफॉर्मेंस गारंटी की आप बात करें। जी सर, ये एक आपने घुमाया कि आधे घंटे वाला जो है ना कि सेम डे, ये कहीं डिस्क्राइब है? यस सर, ये रूल 30 में डिस्क्राइब है कि विद इन दैट डेट आफ्टर एटलीस्ट 30 मिनट्स। एटलीस्ट है ना जी। तो एक हमने आपको आपके इलम में शायद होगा ये फील्ड फॉर्मेशन हमने ई टेंडरिंग वाला ना जी, हमारा एक IT केस एक ब्रॉडर है, बहुत बड़ा डिजिटाइजेशन का लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसमें हमने ये जो इंजीनियर हमारे डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनके जो टेंडर्स हैं ना जी, हमने जो हमारे ADP है आपको 50 मिलियन सारे ना जी, वो ऑनलाइन हमने वो पूरा एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हमने ये रखा कि जी उस दिन रात को 12:30 बजे तक नहीं वो सबमिट हो टेंडर। वो एक बेटी है मीटिंग का, उसमें वो एटलीस्ट वाला है ना, बाकी अगर वो दैट वाज जी मतलब पेपरा से हमने वो करके तो वहाँ से ये ओपिनियन लेके 12:30 बजे रात को वो हमारे क्लोज हो जाए। उस वक्त आगे जो भी टाइम होगा कि 2 बजे का या 3 बजे का या व्हाट्सएप उस पर ओपन हो जाएगा। उसमें ये एटलीस्ट 30 मिनट्स है ना। वैसे ई टेंडरिंग में कई चीजें ऐसी होंगी कंसेप्शन है कि जी वो 30 मिनट हम एटलीस्ट वाला वो जैसे हम करते हैं कि 30 मिनट की है दैट्स फाइनल, ऐसी कोई चीज नहीं है। नहीं सर, देखिए अभी ई टेंडरिंग जो आपकी आएगी ना उसके ऊपर अभी तो पंजाब पेपरा में ऐसी कोई प्रोविजन ही नहीं आई है ना। डेफिनेट कर रहे हैं, मुझे पता है उसका कर रहे हैं, लेकिन जो फेडरल है वहाँ पे ई टेंडरिंग आ गई है, ई प्रोक्योरमेंट उन्होंने जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया, उनका बकायदा एक जो है वो रूल आ गया है। लेकिन उसके भी ऊपर रेगुलेशंस आएंगी, कई ऐसी चीजें आएंगी जहाँ पे ई टेंडरिंग पे ये रूल्स साइलेंट हो जाएंगे, यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, उसकी जरूरत ही नहीं रह जाती। फिर ई टेंडरिंग में चीजें ईज हो जाती हैं, मतलब कई ऐसी चीजें हैं कमेटीज ये वो फलां, जब ई टेंडरिंग पे जाएंगे तो वो आपका एक सिनारियो ही चेंज हो जाएगा। लेकिन वहां पे जाने के लिए हमें पहले तो एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, एंड दिस इज अनदर टॉपिक फॉर डिबेट, तो उसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद बिड सिक्योरिटी की मैंने बात की अप टू 5% जी एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऊपर। एस्टिमेटेड कॉस्ट कौन डिटरमिन करेगा? दिस इज द प्रोक्योरिंग एजेंसी। अच्छा, उसके बाद जाते हैं सबमिशन ऑफ बिड्स एंड एक्सटेंशन। सबमिशन ऑफ बिड्स जो आपने डेट एंड टाइम दी होगी, आप कॉल कर, यस दैट इज मैंडेटरी। अभी सर्कुलर आ गया पेपरा की तरफ से, वो कहते हैं कि जी आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट अपनी इवन आपने जो अखबार में इश्तहार देना है उसमें भी दिखाएं, और आपने टेंडर में इसकी जो है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताएं कि क्या है, उसके मुताबिक आप 5% अप टू 5% तक बिड सिक्योरिटी। अगर ये चीज रूल्स में नहीं है तो सर्कुलर में है, सर्कुलर की वो हैसियत नहीं है जो रूल्स की। आप जब मिस प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, मिस प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी क्लियर उसकी डेफिनेशन उसने की हुई है, रूल 2 है मिस प्रोक्योरमेंट, उसके अंदर है मेरा ख्याल ई है या एफ है, रिमेम्बर नहीं कर, उसमें कहा कि जी ऑल लॉ एक्ट रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर और एडवाइस और डायरेक्शंस पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप मिस प्रोक्योरमेंट करेंगे। और मिस प्रोक्योरमेंट का मतलब ये हुआ कि आपने पेपरा की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, तो इसलिए वो जो दोस्त कह रहे हैं उसको आप जो है उसकी डेफिनेशन बढ़ा दीजिएगा। मैं खुद आपकी बात को जो है वो उसको एग्री करता हूँ कि ये कोई ऐसे रूल्स हैं, कोई ऐसी डेफिनेशंस हैं, कोई ऐसे प्रोसीजर्स हैं पंजाब प्रोक्योरमेंट में जिनको बड़ी हंगामी बुनियादी पर चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं करते तो इसका मतलब है जब तक नहीं होते हैं
तो वो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। अब कल परसों मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा था तो एक साहब बड़े हायर अथॉरिटी थे, उन्होंने एक सर्कुलर पे कहा यार ये तो लॉ के खिलाफ है। मैंने कहा मैंने कब कहा कि ये लॉ के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक लॉ है, एक लॉ है ना जी। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ आप कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आप मुख्तलिफ लॉ बनते हैं, कोर्ट में हज़ारों पिटीशंस आई होती हैं कि अल्ट्रा वायरस है जी। ये कानून जो है बगैर किसी मकसद के है, ये बेसिक जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं उसके खिलाफ है। तो कोर्ट जब तक फैसला या तो उसको डिक्लेयर कर देना कि ये गलत है, काला दम होना चाहिए, तो जब तक है तो फिर है। आगे चलते हैं जी। सबमिशन ऑफ बिड्स मतलब कि टाइम, डेट और पीरियड, वेन्यू जो भी आप बताएंगे लिखेंगे उसके मुताबिक आप बिड्स रिसीव करेंगे। और जो रिसीव करने की एक जैसे बिड ओपनिंग कमेटी होगी या कहीं आप कोई आप बक्स रखेंगे या किसी बंदे की ड्यूटी लगाएंगे कि आप बिड्स वसूल करेगा, तो वो बाकायदा वसूल करते हुए उनकी एंट्री डालेगा। एंट्री डालने के बाद उसी दिन यानी कि जो लास्ट आपकी क्लोजिंग डेट जिसको कहते हैं टाइम, उसी दिन उसको आपने सारे को इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद आफ्टर 30 मिनट्स उसको ओपन करना है और जो वेंडर्स या पार्टिसिपेंट्स आना चाहते हैं मतलब वो आ सकते हैं, उसको उनकी भी अटेंडेंस लगानी है। ये ज़रूरी नहीं होता कि उनकी गैर मौजूदगी में आप ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप टेंडर अखबार में देते हैं तो वहाँ आप बड़ा क्लियर लिख देते होते हैं कि जो आना चाहते हैं वो उसको अटेंड कर लें, जो नहीं आना चाहते हम उसको वेट नहीं करेंगे। क्लियर जी। और उसके बाद बाकायदा आप मिनट्स करेंगे। मिनट्स करने के बाद जो बिड्स ओपन होंगी वो आप टेक्निकल उसको वैल्यूएट करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या बिड ओपनिंग कमेटी अगर आपने बनाई हुई है, वो बिड ओपनिंग कमेटी वो टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी नहीं है, वो क्या बिड्स को ओपन करने के बाद वापस कर देगी? नहीं करेगी। वो टेक्निकल कमेटी उसको आफ्टर टेक्निकल इवैल्यूएशन वापस करेगी। बिड ओपनिंग कमेटी ने सिर्फ उसको इन लाइन करना होता है, उसको इकट्ठा करना होता है, या कोई ऐसी बिड जो टाइम से बाद आई है, वसूल हुई है, उसको रिटर्न कर देती है। तो बिड ओपनिंग कमेटी का सिर्फ इतना ही काम होता है। टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी उसको इवैल्यूएट करने के बाद जो है वो डिसऑनर कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, इररिस्पॉन्सिव कर सकती है। अगर एक ही है तो फिर अलग बात है। मैंने इसलिए स्पेसिफिकली कहा कि बिड ओपनिंग कमेटी। उसके बाद एक्सटेंशन, क्या बिड जो रिसीव करने के टाइम में एक्सटेंशन दी जा सकती है? जी बिल्कुल। रूल 29 और रूल 25 की सब क्लास 3 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इसी तरह से दोबारा मतलब कोरिजेंडम देना पड़ेगा। अगर सिर्फ वो 3 मिलियन से कम है तो एप्रा में आप उसको कोरिजेंडम देंगे। अगर वो अखबार इश्तहार में भी आपने दिया तो अखबार के इश्तहार में भी आपको देना पड़ेगा। अच्छा जी जी प्लीज़। सर ये जो इस प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन है रूल्स के अंदर भी तो सर शायद दी हुई है, हमें 69 है मिस प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन की, अगर आप कोई भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो मिस प्रोक्योरमेंट होगी। जी जी सर, उसमें वहाँ पे तो सर्कुलर्स का रेफरेंस नहीं है, तो एक्ट में जो मिस प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन है और जो रूल्स में मिस प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा फर्क है। अभी हम दोनों पढ़ लेते हैं साहब। फैसलों साहब आपकी मामलत के साथ, क्योंकि इसके ऊपर मैं तो बड़ा क्लियर हूँ मिस प्रोक्योरमेंट डेफिनेशन, और डेफिनेशन जो एक्ट में दी हुई एक्ट के अंदर, बल्कि इसकी डेफिनेशन जो आप पढ़ेंगे ना डेफिनेशन क्लास रूल्स की लास्ट, तो ये है कि दी एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दीज रूल्स शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन असाइंड इन टू इट इन द एक्ट। अगर वहां पे नहीं दिया हुआ तो जो वहां पे दिया हुआ है तो वो आप उसको यहाँ भी कंसिडर करेंगे। अब उसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, जैसे मैंने अभी जो पढ़ी थी एक दिन मुझे याद है, दिस प्रोक्योरमेंट मीन्स पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस made thereunder or any other law in respect of or relating to the public। क्लियर होगी ना? सिर्फ प्रोक्योरमेंट रूल्स और एक्ट और रेगुलेशंस और ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस इनके साथ, बल्कि कोई और लॉ उसकी वायलेशन हो या
लॉ ऐसा जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हो, जैसे आपका फाइनेंशियल ऑफ डेलीगेशन पावर रूल्स है, फाइनेंस के मुताबिक है, उसकी वायलेशन होगी। आपका एसेंशियल सर्विसेज आपका जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट है, अमूमन उसकी वायलेशन हो रही होती है, मिस प्रोक्योरमेंट। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वायलेशन हो रही है, मिस प्रोक्योरमेंट। सेल्स ऑफ गुड एक्ट की वायलेशन हो रही है, मिस प्रोक्योरमेंट। टाइम तो नहीं हो गया था? अच्छा सर, सर्कुलर भी ये इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन सर्कुलर की शक्ल में होती है। अथॉरिटी इशू करेगी इंस्ट्रक्शंस या एक कोई अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड, बोर्ड अप्रूवल देता है उसकी। अप्रूवल दी है तो फिर उसकी इवन क्योंकि डे टू डे आपका मैनेज कर रहा होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और वो जो एक सर्कुलर कर देता है वो नेक्स्ट बोर्ड की मीटिंग में उसको प्लेस करता है और उसकी रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो कंफर्मेशन हो जाती है। ये होनी चाहिए, इसका मतलब अगर वो उसकी डे टू डे अफेयर्स में अगर ये फॉल करता है जी, तो वो फिर उनसे अथॉरिटी से यानी कि बोर्ड से उसकी कंकरेंस लें। आप जो तो फिर वो इनफेक्टिव होगा। इनफेक्टिव इन सच क्लास तो नहीं होगा, इसको इंस्ट्रक्शंस भी कहा जा सकता है, लेकिन अथॉरिटी मीन कभी भी आप नहीं कहेंगे कि दिस इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पेपरा। नो, ही इज नॉट अथॉरिटी। अथॉरिटी इज द बोर्ड ऑफ पेपरा, दैट इज मतलब 1911 हैं उनके मेंबर हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, उनकी जो है वो अप्रूवल के साथ या उनकी कंकरेंस के साथ होती है। अभी जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें नीचे जो है वो बॉटम पे बड़ा क्लियर लिखा होता है, दिस सर्कुलर इज इशूड विद द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पेपरा। पहले जो होते थे वो विदाउट इस तरह होते थे, अब इस तरह आ रहे हैं क्योंकि किसी ने उनको पढ़ा दिया होगा ना कि जी ये इनकी लीगल वैल्यू नहीं बनती है। इसमें जो सर ये रूल्स में तो कहीं नहीं हमने लिखा कि हम कॉस्ट एस्टिमेशन शेयर करेंगे पैसा में, लेकिन जब आप कॉस्ट एस्टिमेशन शेयर कर लेते हैं तो फिर तो वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं होगी, फिर तो वो उन्होंने उसी कॉस्ट के आगे पीछे की बिड करना है बिडर में। मे बी वो हाइट साइड पे आपने कॉस्ट कैलकुलेट की हो, आप 20 लाख लिख देते हैं और वो काम 50 लाख का हो। इसके ऊपर ना मैंने अखबार में 2 आर्टिकल्स लिखे थे और मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भी चीफ साहब को भिजवाई थी। जब ये 2019 में सर्कुलर इशू हुआ ना एस्टिमेटेड कॉस्ट वाला, एक्चुअली ये लिया कहाँ से गया था मुझे याद है, जब हम थे पेपरा में 2016 में, तो ये रूल वहाँ पे जब ऐड किया गया तो ये बांग्लादेश मॉडल प्रोक्योरमेंट जो है ना उनके रूल्स से इसको कॉपी किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये अमेंडमेंट बोर्ड में गई तो उन्होंने वो लाइन जो एक्चुअली इसका जो है वो सेंस था उसको डिलीट कर दिया। वो क्या था, बांग्लादेश पेपरा में वो लिखता है कि आप एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऊपर, एक्चुअली ये रूल है क्या, मतलब ये किसके अंदर आया हुआ है, ये आया हुआ है आपके रूल 27 के अंदर। 27 रूल क्या है आपका, बिड सिक्योरिटी। बिड सिक्योरिटी के अंदर आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट का कोई तुक नहीं बनता, टू बी वेरी फ्रेंकली। मतलब जब ये आया था तब मैं बिल्कुल नया नया गया था, मुझे सर मैं ये कह रहा हूं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट का तुक नहीं बनता है वहां पे, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। वो मिस प्लेस है, इसकी प्लेस अगर होनी भी है तो कहीं और होनी चाहिए। अच्छा, अब बांग्लादेश में इसका एक स्पेसिफिक लॉ है और बड़ा डिटेल के साथ, ये तो उन्होंने बल्कि सिंपल एक लफ्ज लिख के छोड़ दिया। उसमें वो कहता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट आप लेंगे, प्रोक्योरिंग एजेंसी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाएगी, लेकिन उसको वो शेयर नहीं करेगी, पब्लिक नहीं करेगी। ये मेरा पॉइंट था, इसके ऊपर मैंने न्यूज में मैंने नहीं करनी है। और ये वर्ल्ड बैंक आपके जितने भी लॉ हैं, मैं क्योंकि पढ़ता रहता हूँ लॉ, फैसल भी पढ़ते हैं, तो मुझे बीइंग स्टूडेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट, मुझे इसलिए मैंने कहा कि इन रूल्स और लॉ जो पेपरा पंजाब खुसूसन है, फेडरल में भी है, फेडरल ने तो काफी हद तक ठीक किया है अभी, तो इनमें बहुत रिवैम्पिंग की जरूरत है, बड़ी चीज चेंज होने वाली है। और उनमें से सबसे जो प्राइम है, दिस इज ये काम है। तो इसके ऊपर एनीहो मैंने जो कर सकता था, मैंने आर्टिकल न्यूज में लिखा, मैंने अखबार जहां में लिखा, 2 पेज लिखे सैटरडे को, और उसके ऊपर मैंने जो कॉलम लिखे, मैंने कहा ये लॉ जो लेके आ रहे हैं, जो भी साहब लेके आ रहे हैं, मतलब उसको नहीं पता प्रोक्योरमेंट किस तरह कर रहे हैं, मतलब वो
अब मुझे पता है आप सारे अगर कर रहे हैं तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी कि मैं पहले शेयर करूंगा कि जी मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है, इसके ऊपर मुझे बिड करें। तो जैसे फैसल कह रहे हैं कि मुझे तो बिड आएगी उसी के ऊपर, मुझे उसमें एफिशिएंसी या वो जो इकोनॉमिकल वाली तो बात ही खत्म होगी। कभी भी मैंने, आप सारे इसमें मैंने एक मिसाल दी मैंने कि कभी भी मैं मार्केट में जाऊँ तो मैंने अपने ऊपर हाथ उठा के ये लिखा होता है हाथ में कि यार मुझे वो ऐसी चीज़ चाहिए जो 10,000 रुपये की हो, मेरे पास 10,000 है, 10,000 की चीज़ मुझे दे दें और मुझे जो तमाम लोग हैं वो कहें ये हाँ सर हमारे पास आए ये 10 लाख, ये अगेंस्ट है, मतलब कि उल्टी चीज़ है। उधर से सेल्स लगती है, सेल वाले कहते हैं कि 10,000 की चीज़ है आप आ जाएं, अगर 10,000 है आपके पास तो मेरी जेब में मैं खुद देखता हूँ हाँ मेरे पास 10,000 है, मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ, तो मैं जाके फिर उनसे भाव करता हूँ। चे जाए कि उल्टा वो मुझे कहें कि जी आपके पास 10,000 है तो आप आ जाए। मैंने कहा ये जिसने भी बनाया है मतलब कि मुझे समझ नहीं आई। एनी वो अब लॉ है तो चलना। क्वालिटी और क्वांटिटी देनी चाहिए, ये चीज ना हो स्केड्यूल में ही देना चाहिए। सर स्केड्यूल में आपकी ना सिर्फ क्वांटिटी होती है, आपका स्कोप ऑफ वर्क होता है, आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट हम लेके क्यों आए थे मैं ये बता देता हूँ आपको। एस्टिमेटेड कॉस्ट बांग्लादेश मॉडल हमने फॉलो किया था, इंटरनेशनली ये सिर्फ बांग्लादेश में ही है। और उसमें वो जो इसकी नेबलिंग क्लास जो मैंने पढ़ी है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि आप ये शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, वेंडर के साथ। पहले ये इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक, आपके यूएनओ, तमाम इदारे, इवन आपका फेडरल, आपका केपीके, सिंध, बलोचिस्तान, आपका कश्मीर, वहां पे है कि कोटेड प्राइस के 5% अप टू कोटेड प्राइस। आपका एक एस्टिमेटेड प्राइस है जो आपको पता है, वो आप शेयर नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि जी मैंने 500 जो है कंप्यूटर लेने हैं, ठीक है, आपने सिंपल ये बता दिया। अब मैं वेंडर हूं, मैंने 500 को अपने तौर पे कैलकुलेट किया, उसका 5% मैंने एज आपके सिक्योरिटी दे देना है। अब वहां होता क्या था, जो हमारे पास इशू होता ये था कि जो वेंडर्स होते हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं उनका एक दूसरे का सारे का पता होता है, मैंने आना है या सर ने आना है या सर ने, और उनको पता है कि मेरा अकाउंट फलां बैंक में है, इनका फलां में, वो बैंक से जाके पहले ही पता कर लेते थे कि सीडीआर कितने की बनी है, एडवर्स उसको कैलकुलेट करते थे, और ये हेल्दी कंपटीशन के खिलाफ था। सर नहीं होती ना, वो बैंकर जो होते हैं, बैंक वाले होते हैं, उनके वो क्लाइंट्स होते हैं, तो सिक्रेसी लीक हो जाती थी। इस तरह वो लेंथ आर, आप देखते हैं कि लेंथ आर आपको बिड आती है, आखिरी वक्त में आपको बिड वसूल होगी। अच्छा, वो रखा इसलिए गया था कि ये चीज खत्म हो, और आप वो 15 या 30 दिन का तो टाइम ही मतलब वैसे ही खत्म हो गया ना। जब आप 11 बजे आपने बिड ओपन करनी है, मतलब रिसीव का लास्ट टाइम है 11 बजे, तो 11 बजने में 2 मिनट पहले आपको बिड्स लग जाएंगी, ये भी आ गई, मेरी भी आ गई, मेरी भी आ गई, और लोग बाहर खड़े होंगे जी ये 2 मिनट लेट आया, ये 1 मिनट लेट आया, और वो तंग करते हैं, मुझे भी तंग करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरी कुर्बान लाइन का जो मेन गेट है, जो बंदा एंटर हो जाएगा ना, वो एंटर है, जाओ जो मर्जी कर लो। वो जानबूझ के ऐसे करते हैं। एनीहो आगे चलते हैं, टाइम क्योंकि मेरा भी और आपका भी है। ये वोकैबुलरी डिस्कशन थी ये वाली। जो रूल कहता है वो ये कहता है आपने एस्टिमेट्स देने हैं और उसका मैक्सिमम 5% तक लेके जाना है, बाकी सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन एक चीज अपने जहन में रखें कि ये डिस्कशन वोकैबुलरी के लिए है। आपने प्रोक्योरमेंट प्लान बनाते वक्त आपने उस एक्टिविटी का कॉस्ट एस्टिमेट देना है, जो कि पेपर रूल के पेपर पे वेबसाइट पे भी है और आपकी अपनी वेबसाइट पे भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑलरेडी एस्टिमेट वहां पे है, तो अगर आपने बिड डॉक्यूमेंट में एस्टिमेट दे दिया तो कोई मसला नहीं होता ऊपर। भाई मेरा ख्याल आप प्लीज कंटिन्यू करें, नेक्स्ट हमारे पास टाइम कम है। चलें सर, क्योंकि सर ने क्लियर कर दिया, मैंने ये इंटरप्रिटेशन करने से पहले ही आपको ये क्लियर कर दिया था कि मेरी इंटरप्रिटेशन लॉ के ऊपर होती है, वो मेरी हद तक होती है। लॉ जो है वो आपने लॉ ही फॉलो करना है। वो पहले मैंने कहा कि जो लॉ है गलत है, ठीक है, दैट इज लॉ, दैट आर द पैरामीटर्स, यू हैव टू फॉलो दैट। मेरी इंटरप्रिटेशन ये जस्ट एकेडमिक डिबेट्स होती है, जस्ट एकेडमिक, कि मैं ये समझता हूँ दिस इज नॉट राइट। एनीहो चलते हैं जी। क्लियर एवेल्युएशन वी हैव डिस्कस। डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिफिकल्ट कंडीशन आप नहीं डाल सकते, मतलब कोई भी वेंडर्स को आप आउट नहीं कर सकते हैं। इन करने के लिए आप कोई ऐसी कंडीशन नहीं डालेंगे कि बाकी डिस्क्रिमिनेट हो जाएं, बाकी ऑफ हो जाएं, और सिर्फ आपके जो पसंदीदा लोग हैं वो आ जाएं। रूल 34 क्लैरिफिकेशन ऑफ बिड्स 33(2) दो तरह की क्लैरिफिकेशन 25 के तहत आप मांग सकते हैं, 3 के तहत, और 33(2) के तहत मांग सकते हैं। वेंडर आपसे मांगता है 25(3) के तहत,
आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और 33(2) के तहत आप इवैल्यूएशन के वक्त कोई डॉक्यूमेंट मिस है, कोई सिग्नेचर मिस है, कोई आप डेफिशिएंसी समझते हैं, अगर आप समझते हैं तो इन राइटिंग आप उनसे मांग सकते हैं और इन राइटिंग रिप्लाई करेंगे। आप जुबानी नहीं मांगेंगे और जुबानी नहीं उसका रिप्लाई आएगा। रिजेक्शन आप कर सकते हैं एनी स्टेज प्रायर टू अवार्ड द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप प्रोसेस जो है उसको स्क्रैप कर सकते हैं। रीज़न होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आप उसको किसी भी प्रीवियस स्टेज से रिस्टार्ट कर सकते हैं 35(5) के तहत, रीबिड कर सकते हैं 36 के तहत। ओपनिंग ऑफ बिड वी हैव डिस्कस बिड इवैल्यूएशन एंड अनाउंसमेंट ऑफ वैल्यूएशन 37 रूल है। वो कहते हैं कि जब आपकी टेक्निकल या फाइनेंशियल बिड वैल्यूएट होगी तो आप उसको अनाउंस करेंगे, तमाम को बताएंगे अंडर द लाइट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो हमने पहले डिस्कस किया है। और अगर फाइनल इवैल्यूएशन रिपोर्ट है तो आप उसको पेपरा की वेबसाइट पे लाजमी अपलोड करेंगे और उसके 10 दिन के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे। वो 10 दिन ग्रीवेंस के होते हैं, ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। लिमिटेशन का हमने डिस्कस किया कि गुड्स वर्क्स एंड सर्विसेज में नो लिमिट निगोशिएशन, लेकिन कंसल्टेंसी सर्विसेज में जो सबसे टॉप पे होगा उससे आप निगोशिएशन। एक्सेप्टेंस ऑफ बिड्स आपका रूल 55 है, जिसके तहत कहते हैं जो अभी हमने उसको थोड़ा क्वालिफाई कर दीजिए, टॉप रैंकिंग उसका आपके साथ तक नेगोशिएशन, ये भी थोड़ा सा नहीं तो ये चूंकि मतलब हमारा हुआ था कि कास्ट में भी होगा या बाकी सर जो स्लाइड्स अगर मैं बता देता हूँ जी, उसमें निगोशिएशन जो सिर्फ पंजाब में है, ये भी मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी और लॉ में नहीं है। मैंने वर्ल्ड बैंक के रूल्स देखे हैं, मैंने तमाम जो मेरी नज़र से गुजरे, वहाँ पे कॉस्ट पे कोई निगोशिएशन नहीं होती है, लेकिन पंजाब पेपरा कहता है कॉस्ट पे भी निगोशिएशन करें। आप उसकी मेथोडोलॉजी पे कर लें, आप स्कोप ऑफ वर्क पे कर लें, आप उसकी टाइम लाइन है इस पे कर लें, लेकिन किस हद तक हो सकती है ये नहीं लिखा उसने, वो डिटरमिन नहीं करता, वो आपकी अपनी एस्टिमेटेड है, आप जहाँ तक उसको लेके आ सकते हैं। इसमें एक और चीज़ जो है वो आप अपने जहन में रखिएगा, ये भी मैं आपको पहले बता दूं कि लॉ में अलाउ नहीं है, लेकिन इस पे पेपरा की ओपिनियंस हैं कि इन केस गुड्स वर्क्स में आपको कोई वॉलंटरली डिस्काउंट कर रहा है, जो लोएस्ट वेंडर है, बिडर है, जिसकी सबसे कम कॉस्ट आपको वसूल हुई है, वो वॉलंटरली कहता है, खुद कहता है कि मैं वेलफेयर के लिए, किसी के लिए, आप डिपार्टमेंट के लिए, गुडविल गेस्चर के लिए आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ 5%, 10%, वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप उसको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, वो खुद इन राइटिंग आपको वॉलंटरी डिस्काउंट करेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। जी निगोशिएशन मैंने पहले कहा कि मना है, लेकिन आप वो डिस्काउंट दे रहा है, आपको रिबेट दे रहा है, आपको वॉलंटरी कह रहा है कि जी मेरी कॉस्ट है 5 लाख, लेकिन मैं 5 लाख की बजाय 4.5 लाख में ये आप सब काम कर दूंगा। अगर वो खुद कह रहा है, आल्दो कि आप ऑफ द रिकॉर्ड उसे कहते हैं कि काम करो, वो ऑफ द रिकॉर्ड होता है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बिड वैल्यूएशन, अनाउंसमेंट, रिपोर्ट ऑफ लिमिटेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ बिड, रूल 55 और मिस प्रोक्योरमेंट का रूल इकट्ठे पढ़ेंगे, जिसमें अभी हमने पढ़ा कि अदर रूल्स, तो वो भी रूल ये कहता है कि प्रोक्योरमेंट लॉ के मुताबिक हो और अदर रूल के कंट्रावेंशन ना हो तो आप जो लोएस्ट बिड है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा 55 एक आप कहते हैं कि सिंगल कंप्लाइंग प्रपोजल, एक ही बिड है, आ गई है, कंप्लाइंग है, आप उसके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। एक से ज्यादा बिड अगर एक कंपनी की तरफ से या उसके जेवी की तरफ से आई है तो वो आप डिसोन कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। गारंटीज का बात कर ली, फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड आप कर सकते हैं उसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसी प्राइस में एक खास वक्त मुद्दत के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। फेडरल ने इसको जो है मजीद क्लैरिफाई कर दिया, उसने शॉर्ट और लार्ज किस्म के जो है कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी, लेकिन पंजाब में सिर्फ फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट है कि आप एक ही तरह की प्रोक्योरमेंट, सपोज आप स्टेशनरी ले रहे हैं तो आप 1 साल में उसी कीमत में उसी वेंडर से मुख्तलिफ डेट्स में चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कब आपका स्टार्ट होगा, जब आप उसको साइन करेंगे, पीओ इशू कर देंगे। अगर फर्ज करें कॉन्ट्रैक्ट आप फॉर्मल साइन नहीं कर रहे तो जो पीओ होगा, वर्क ऑर्डर होगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। एक होता है कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट,
जिसको कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि अगर ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, आपका सामान लैब में भेजा हुआ है, वहाँ से ओके की रिपोर्ट आएगी, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इफेक्टिव होगा। तो फलां डेट जब आपकी वहाँ से अप्रूवल आ जाएगी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसको कहते हैं मशरूत आइंदा के लिए, वो भी रूल कहते हैं कि एक्सेप्टेबल है। ग्रीवियंस का बात कर दी, ADR वो भी वही चीज़ होती है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और पेमेंट्स आपने 30 डेज के ऊपर करनी होती है। ब्लैक लिस्टिंग ये ध्यान में रखिएगा, प्रोक्योरिंग एजेंसी खुद ब्लैक लिस्ट करती है। रूल 21 सब क्लास 6 और उसके साथ स्केजुअल दिया हुआ है, और उसके साथ एक्ट में 17A है कि आपने ब्लैक लिस्ट 4 ग्राउंड्स होती हैं कि आपने इस ग्राउंड्स पे आप अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा, आपको बिला वजह जो है वो उसकी डिलीवरी नहीं दे रहा, उसका जो है वो करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है, या एज पर या उसकी जो प्रोक्योरमेंट है या उसका बिहेवियर है वो पब्लिक डोमेन में यानी कि अगेंस्ट है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आपने जब उसको ब्लैक लिस्ट करना है स्पेसिफिक पीरियड के लिए करना है, और उसकी आपने रिपोर्ट करनी है MD पेपरा को कि वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें। और आप MD पेपरा को ये कह सकते हैं कि इसको तमाम प्रोक्योरिंग एजेंसी की हद तक ब्लैक लिस्ट कर दें। आप सिर्फ अपनी प्रोक्योरिंग एजेंसी की हद तक ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि आप अपनी की बजाय कहें कि तमाम प्रोक्योरिंग एजेंसी से ब्लैक लिस्ट है, नहीं, सिर्फ अपनी हद तक। तमाम की हद तक करेगा MD पेपरा, और उसकी अपील होगी आपकी चेयरपर्सन जो चीफ सेक्रेटरी है उनके पास होगी। 30 डेज का पीरियड वहाँ है और 30 डेज का आगे है। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा प्रोक्योरिंग एजेंसी अगर करती है तो अपील विल लाई विद द MD पेपरा के अगेंस्ट विद द चीफ सेक्रेटरी जी, ये है। अच्छा, ये यूजुअली ये होता है कि हम जो सप्लायर है उसके लिए ब्लैक लिस्टिंग के लिए करते हैं, ठीक। अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी सप्लायर को तंग कर रही है किसी रीजन की बेस पे, तो प्रोक्योरिंग वो बच्चा सप्लायर क्या कर सकता है? प्रोक्योरिंग कोर्ट में जा सकता है, उसके लिए उसके खिलाफ रेमेडी है, आपको जो है वो सिविल सूट आपके खिलाफ कर सकता है, रिकवरी सूट जिसको कहते हैं, तंग कर रही है या उधर से डायरेक्शन ले सकता है ऑन सर्टेन इशू, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ना जी, जिसको कहते हैं जब प्रोक्योरमेंट आपकी खत्म हो जाती है, जब कॉन्ट्रैक्ट फेज में आप चले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हो जाता है तो प्रोक्योरमेंट का फेज कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में चला जाता है, उधर कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पे फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे ही है जैसे दो पार्टीज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी उसको ओब्लाइज नहीं कर रही है तो क्या करेगा? कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट से सर 2 मिनट में ऑर्डर आते हैं और उसके लिए करनी पड़ती है। ऐसे ही है ना, ग्रीवियंस भी वो तो एक अल्टरनेटिव है ना। वो कह रहे हैं कि जी अगर तंग करती है प्रोक्योरिंग एजेंसी, क्योंकि ग्रीवियंस भी तो प्रोक्योरिंग एजेंसी के अंदर ही है ना। इन केस मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मैं बिला वजह जो है आपको तंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा कोर्ट में, सिविल सूट करूंगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत चला जाऊंगा, परफॉर्मेंस के तहत चला जाऊंगा, रीट पिटीशन पे चले जाएगी। सॉरी, वो तो मसालती काउंसिल जो होती है, मसालती काउंसिल तो सर वो और काम के लिए होती है। मसालती काउंसिल सर, मसालती काउंसिल जो होती है ना वो की और काम के लिए होती है, वो तो फैमिली मैटर्स को मसालत के लिए करती है। तो मैं बता रहा हूँ, आर्बिट्रेशन की क्लास आपके एक्ट में भी मौजूद है, पेपरा में भी है। आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है, और आर्बिट्रेशन की क्लास आपके कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होती है। मैंने ये ADR क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो वही होती है। आप या आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं या उसकी जो है वो निगोशिएशन में चले जाते हैं, रिकॉन्सिलिएशन में चले जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। और आर्बिट्रेशन का एक्ट में भी रूल है कि इन केस आपका कोई डिस्प्यूट है, या तो आप उस पर चले जाएं या फिर कोर्ट में चले जाएं। और आर्बिट्रेशन की भी कोर्ट बनी हुई है। और अगर आपने ये मैकेनिज्म होते हैं, अगर जब आपको जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बढ़ाएंगे ना, तो उसमें ये चीजें आएंगी डिटेल के साथ। क्योंकि मैं लॉ बढ़ा रहा हूँ तो लॉ में ये, क्योंकि टाइम भी अभी सर ये एक पंजाब कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2021 एक आया है जी, तो ये यहाँ पे भी जाया जा सकता है कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस। सर देखें, ADR आपका जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में चीजें होती है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट सर बनाते हैं
तो कॉन्ट्रैक्ट में एक डैप की या आपकी आर्बिट्रेशन की या आपकी ईडीआर की वहां पे बकायदा एक क्लास होती है, निबलिंग क्लास। उसमें लिखा होता है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट अराइज बिटवीन द पार्टीज हु विल अप्रोच टू होम फोरम। उसमें लिखा होता है कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सबसे ज्यादा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड किस तरह बनेगा, वो बोर्ड बनाने का तरीकाकार लिखेगा, कौन जाएगा, जो फैक्ट्री होगा, जो वहां पे ग्रीव्ड होगा वो वहां जाएगा, उसका तरीकाकार लिखा हुआ। इन केस वो खत्म हो जाता है, डैप पे नहीं आप काम कर सकते हो, वो आपकी रिकॉन्सिलिएशन नहीं होती है, आपकी एग्रीमेंट नहीं होता है, आप फिर सेकंड फोरम पे जाएंगे आर्बिट्रेशन पे। इन केस आर्बिट्रेशन में भी आप जो है वो नहीं होता आर्बिट्रेशन, फिर क्या करेंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे। ये एडीआर है जी, बिल्कुल कर रहे हैं। कमर्शियल कोड जितने भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए, डिस्प्यूट के लिए आप उनके साथ भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जैसे वो भाई ने उधर से बताया, जब कॉन्ट्रैक्ट आप बनाते हैं तो वहां पे आर्बिट्रेशन क्लास अगर लिखी हुई है, जैसे हम लिखते हैं कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट दी आवर एमडी या आवर फलां फलां अथॉरिटी शैल बी द सोल आर्बिट्रेटर एंड हिज ऑर्डर शैल नॉट बी चैलेंज एनीवेयर इज द फाइनल। गलत है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है कि आपके अपना आर्बिट्रेटर आप मुकर्रर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने किया था और मैं कोर्ट में गया था और कोर्ट ने उठा के मुझे बाहर फेंक दिया। उसने कहा आप खुद ही फैसला करें, खुद ही आप आर्बिट्रेटर हो, नहीं हो सकता। ठीक है ना जी। इसलिए जब भी आर्बिट्रेशन की क्लाज अगर लिख दी गई है तो पहले आपने आर्बिट्रेशन पे जाना है, उसके बाद कोर्ट आपको एंटरटेन करेगी। इन केस आपने आर्बिट्रेशन, एडीआर, मेडिएशन, रिकॉन्सिलिएशन या ये क्लास इन्वोक नहीं की, डायरेक्ट आप कोर्ट में चले गए हैं, तो आपका केस मैच्योर नहीं है, आपका केस लिमिनी खारिज हो जाएगा। सर का एक्ट है वो इंप्लीमेंट होगा लेकिन इसमें पीसी का भी रोल है, पीसी आर्बिट्रेटर कर रही है, इसमें आपस में कंफ्लिक्ट एक्ट में तो नहीं लिखा कि पैक्ट भी कर रहे हैं। नहीं, पैक्ट के आप पैक्ट का अगर तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब अमूमन जो कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन में लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखी जाती है क्लास, वो आर्बिट्रेशन लिखी जाती है। आर्बिट्रेशन जो 1940 एक्ट है उसमें उसकी क्लास 13 पढ़े, जिसमें आर्बिट्रेटर के पास पावर्स है कि कितनी पावर्स है। और आर्बिट्रेशन की क्लास 20 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कोर्ट में किस तरह प्रेस करना है, आप क्या, क्योंकि जो उसका सेक्शन 12, 13, 11 उसमें आउट ऑफ कोर्ट आपने सेटलमेंट किस तरह करनी है। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए उसमें तरीकाकार लेके आप सोल आर्बिट्रेटर रखेंगे या आप 2 आर्बिट्रेटर रखेंगे और 1 एम्पायर रखेंगे। ये अब आपकी मर्जी होती है कि आपने क्या करना है अंडर द पैरामीटर ऑफ दैट आर्बिट्रेशन एक्ट। और जो आप बात बता रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि हम पैक्ट के एक्ट के मुताबिक आर्बिट्रेशन पे जाएंगे तो फिर उसके मुताबिक जाना पड़ेगा। बाद का जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें लिखा होता है कि इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन है या इंटरनेशनल कोर्ट है उसके मुताबिक हम आर्बिट्रेशन करेंगे, तो फिर हमारा एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा, फिर वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो है वो होगी। तो टाइम क्योंकि हमारा बड़ा आगे चला गया है, तो असाइनमेंट एक प्रोक्योरिंग एजेंसी दूसरी प्रोक्योरिंग एजेंसी को अपनी असाइनमेंट कर सकती है प्रोक्योरमेंट की पार्शली या लमसम होली। तो ये भी है अनसोलिसिटेड ऑलरेडी अब वी हैव डिस्कस। अच्छा जी, ये सिंगल स्टेज 2 एनवेलप है, ये मतलब कि एक ही स्टेज में आपकी दोनों खुलती हैं और आप उसको उसी वक्त अनाउंस कर देते हैं। सिंगल स्टेज 2 एनवेलप है कि पहले टेक्निकल ओपन होगी, फाइनेंशियल रखेंगे, फिर फाइनेंशियल जो लोएस्ट आएगा उसमें से उसको आप अवार्ड कर देंगे। उसके बाद 2 स्टेज आ जाती है आपकी जी। 2 स्टेज में आप पहले टेक्निकल लेंगे, ये क्योंकि डिबेट लंबी है मैंने सिर्फ आपको इतना ही बता दिया कि ये है। अब एक चीज़ सिर्फ रह गई है, वो आपसे मैं थोड़ा सा जल्दी शेयर कर लूँ, क्योंकि टाइम मैंने पहले कहा था कि ये प्रोक्योरमेंट के जो लॉ हैं ये डिस्कस करते करते स्लाइड्स कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं। अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, पैडी परचेज 75,000 की आपने करनी है तो उसके लिए आपको कोटेशन की ज़रूरत नहीं है, आप रिसीट लें, आप जाएंगे शॉप पे या बाज़ार में मार्केट में, वहाँ पर जो भी खरीदेंगे चीज़ उसकी आप बिल अपने पास रखेंगे, दैट इज़ इनफ। उसके बाद पैडी परचेज
आपका 75,000 से 2 लाख ऑलरेडी मैंने बताया कि उसके लिए 3 कोटेशंस चाहिए होती हैं। उसके बाद आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग आ जाएगा। स्पेयर पार्ट आप खरीदना चाहते हैं ओरिजिनल मैन्युफैक्चर से, तो आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओनली वन मैन्युफैक्चर, सोल प्रोप्राइटर जिसको कहते हैं, सप्लायर एग्जिस्ट सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है। तो उसके लिए आपको स्पेसिफाइड द अप्रोप्रिएट फोरा बाई प्रोक्योरिंग एजेंसी, उसके लिए आपको कमेटी या फोरा बनाना पड़ेगा, जो हमने सुबह डिस्कस किया। काज इनकम्पैटिबिलिटी या डिसअप्रोप्रिएशन टेक्निकल डिफिकल्टीज, अगर कोई इस तरह के सपोज मैंने कोई यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल करवाई हुई है, लैब इंस्टॉल करवाई हुई है, उसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ और मुझे ये खदशा है कि अगर कोई नया वेंडर आएगा तो पुरानी ख़राब हो जाएगी, कोई वायर करवाई हुई है तो मैं उसी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। रिपीट ऑर्डर हमने डिस्कस किया। एमरजेंसी होती है कि अब नॉर्मल सिचुएशन बन जाती है, अगर आपकी जान को, आपके माल को या आपके इन्वायरमेंट को खतरा हो, प्रॉपर्टी, लाइफ और आपके इन्वायरमेंट को, तो उसके लिए आप एमरजेंसी जो है वो इन्वोक कर सकते हैं और उसके लिए भी एक फोरम बनेगा जो कहेगा कि यस उस पर कर लें। उसके लिए आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। फिक्स प्राइस जैसे पेट्रोल वगैरह की कीमतें हैं उसके ऊपर आप कर सकते हैं, और परचेज मोटर व्हीकल आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। नेगोशिएटेड टेंडरिंग, आप कुछ स्टडी करवाना चाहते हैं, रिसर्च करवाना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह है पर्टिकुलर नेचर की, उसके लिए अर्जेंसी है। अर्जेंसी मतलब जहाँ पे टाइम इज द सेंस, मतलब कि आपका टाइम लाइन आप मीट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी जैसे इमरजेंसी में कि फोरकास्ट है कि फ्लड आएगा 2 दिन के बाद, तो उसके लिए इमरजेंसी है, फ्लड आ गया है, अभी आ गया, अभी आपको पता नहीं चला, इसकी कोई पहले बताया भी नहीं गया, तो ये अर्जेंसी है, आपको चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट करनी है। प्रोविंशियल कैबिनेट खुद कर सकती है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट विद इन भी कर सकते हैं। एक एजेंसी जो गवर्नमेंट की है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वर्क्स और सर्विसेज के ऊपर अगर टाइम बाउंड है या सेंसिटिव है तो उसके लिए जो पेपरा है उसके ऊपर आपको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। अपनी जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गुड्स का इसमें नहीं है कि आप किसी दूसरी प्रोक्योरिंग एजेंसी से गुड्स ले लें, वो 61 है रूल, उसके साथ क्लास 2 है। अगर कोई ओरिजिनल कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोई चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही है, आप उससे जो है वो 1 मिलियन की हद तक डायरेक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं। ये थी सर, आगे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं मुख्तलिफ, वो आपको बाद में बताएंगे सर नेक्स्ट चैप्टर में। तो रूल्स के ऊपर आपकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं अगर, तो अगर आप वो करना चाहते हैं। ये है कि जो इनलिस्टमेंट है ये इसकी इजाजत है? इनलिस्टमेंट की इजाज़त अभी पेपरा में अगर रूल्स इसका जो इसमें सर पेपरा का अपना भी सर्कुलर है 2016 का कि आप इनलिस्टमेंट कर सकते हैं। लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। फेडरल की अभी अमेंडमेंट में बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया कि आप इनलिस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पंजाब का भी एक पुराना अपना सर्कुलर है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि आप इनलिस्टमेंट करें। ये एक्चुअली आपका सर्कुलर हुआ था जब आपकी डिपार्टमेंट है CNW वो इनलिस्टमेंट करता था अपने वेंडर्स को, मतलब कि जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो वो एक केस चला था, तो उसके ऊपर पहले एक उन्होंने लेटर लिखा कि नहीं कर सकते, फिर एक सर्कुलर किया कि जी अगर पेपरा रूल्स के मुताबिक आप उनको बकायदा कंपटीशन के मुताबिक, जैसे फ्रेमवर्क आपका होता है ना जी, फ्रेमवर्क के लिए आप पूरे साल के लिए उसको कर लेते होते हैं। तो फेडरल ने फ्रेमवर्क लेके आया है, वो आया है इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के मुताबिक। मैं फेडरल की बात कर, आपका सवाल का जवाब है यस। ये आपको जस्ट आपको पता है, मुझे यकीन है आप जानते हैं, लेकिन दूसरे दोस्तों के लिए कि फेडरल में जो अभी जो है वो लिमिटेड और मतलब अनलिमिटेड उन्होंने फ्रेमवर्क किया हुआ है, उसमें वो कहते हैं कि जी एक फ्रेमवर्क है जिसके लिए अब जैसे हमारा पंजाब का है कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या मैक्सिमम 3 साल के लिए आप किसी एक वेंडर के साथ जो है वो फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट कर लें, सेम क्वांटिटी के लिए, क्वालिटी उसकी चेंज नहीं होगी। एक वो कहते हैं कि जी एक आप ऐसा फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं जैसे इनलिस्टमेंट होती है, जैसे CNW वाले कर रहे हैं कि हर 6 महीने या 2 महीने के बाद रिवाइज कर लें इनलिस्टमेंट, मतलब दोबारा लोग नए भी आ सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड ही हो जाएगी ना, यानी कि एक आपने रूल्स बना दिए हैं कि ये प्लेयर्स हम ये कर सकते हैं इसमें। उसके बाद कहते हैं कि जी अगर कोई और भी इसमें शामिल होना चाहता है जो इस कैटेगरी में पूरा फाल कर रहा है वो भी इसमें आ जाए।
कैटेगरी है वो कहते हैं जो पीईसी के साथ रजिस्टर्ड है, तो पीईसी के साथ जो रजिस्टर्ड है वो ऑलरेडी दोबारा लोकल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है और उनकी कैटेगरी सिर्फ यही है पीईसी के साथ कैटेगरी जो उनकी है सीडी बिल्कुल वो ऑलरेडी पीईसी के साथ रजिस्टर्ड है तो उनके साथ क्यों लिस्ट सर देखिए अभी आप पीएनडी आपका लिस्ट करता है ना कंसल्टेंट शॉर्ट लिस्ट वो उनको शॉर्ट लिस्ट करता है, वो प्री क्वालिफाई और शॉर्ट लिस्ट में क्या फर्क होती है? सेम हो गया ना, उनके पैरामीटर्स कोई बने हैं ना कि वो इनलिस्टमेंट ही होगी ना, लेकिन रूल्स में सर इन्वेस्टमेंट की काम प्रोविजन नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ हमारे रूल्स में नहीं है ऐसी कोई प्रोविजन। इनलिस्टमेंट मैंने कहा कि फेडरल अभी उसको इनलिस्टमेंट के नाम के साथ लेके आया है, उसने इंकॉर्पोरेट किया रूल्स को 2020 में वो लेके आया है और उसमें रिस्ट्रिक्टेड और ये सारी चीजें बड़ी क्लियर बड़ी उसके बल्कि उन्होंने अपने रेगुलेशंस के साथ उसको लेके आए हैं। पंजाब में ऐसी कोई चीज नहीं है अभी। चीफ गेस्ट के तौर पे हमने इनवाइट किया है असलम नदीम साहब को, जो कि एज एन एसओ कंपनीज सर्व कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और एलजी एंड सीटीडी में इनका बहुत एक्सपोजर है और कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस हेयर। मैं इनवाइट करूंगी असलम नदीम साहब को कि प्लीज़ वो यहाँ आए और अपना इजहार ख्याल करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला। ये एक होली कुरान की एक आयत, दो आयत मैंने पढ़ी हैं, मुख्तसर सा मफ़हूम बयान कर देता हूँ कि जिसने भी अपना तज़किया किया वो कामयाब हो गया, और बस जिसने नमाज पढ़ी उसने अल्लाह का ज़िक्र किया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फ़ंड कंपनी का और इसके जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनका। मैं चीफ गेस्ट हरगिज़ नहीं हूँ, मुझे किसी सीनियर ने आना था, मुझे कहा गया जब कि जी यू हैव टू पार्टिसिपेट एज अ चीफ गेस्ट, देन मतलब बाई रिक्वेस्टेड के जी इट मे बी करेक्टेड के जी आई वुड बी द पार्टिसिपेंट, बिकॉज के जी मैंने देखा है लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स में बहुत सारे मेरे सीनियर कोलीग्स बैठे हैं जिनमें चीफ ऑफिसर्स हैं जिनके साथ मैंने फील्ड में भी सर्व किया है, बहुत सारे लोग हैं फाइनेंस के जिनके साथ मैंने सर्विस का आगाज़ किया था, और देवर सर्विंग एट दैट टाइम इन द म्यूनसिपैलिटी ऑफ बहावलनगर। मेरे सीनियर थे, उनसे मैंने अमजद साहब बैठे हुए, इनसे मैंने सीखा, वाला साहब के साथ मैंने काम किया, मैंने बाकी लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स देखी है। बहुत सारे जो है ना मेरे सीनियर्स हैं, फाइनेंस के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, चीफ ऑफिसर्स हैं, तो मैंने ये फिर जो है ना मतलब आई टुक इट एज अपॉर्चुनिटी चलें टू बी विद योर पीपल, विद यू पीपल, टू लर्न एंड टू शेयर द एक्सपीरियंसेस। मैं मतलब आप सबको पता है कि फील्ड में मैंने सर्व किया और पिछले कोई 10 साल से मैं एज ए सेक्शन ऑफिसर काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ डिफरेंट पोजीशंस पे, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को देखता हूँ, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रोक्योरमेंट जो है ना इट्स सेल्फ अ स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ जॉब है। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि जी मतलब हमेशा मैं कहता होता हूँ अपने बहुत सारे सीनियर्स को, जब ये कहा जाता है कि लोकल गवर्नमेंट सर्विस के लोग जो है ना जी वो कंपेयर जब हमें करते हैं पीएमएस से या पीएस सर्विस से, तो मैं कहता होता हूँ कि जी वी आर द बेस्ट पीपल। आप देख लें अगर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो ये लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के जो अगर ये डीएस रेगुलेशन या बाकी अगर टीम ना होती तो शायद उस तरह से डिलीवरी ना होती। और आप लोग भी फील्ड में, मैं उनको फिर ये बताता होता हूँ कि जी कोई भी अगर इवेंट आता है, कोई भी स्पेशल इवेंट है, किसी आप जो है ना जी मतलब VVIP का जो है ना वहाँ विज़िट होता है, या कोई आप कह लें कि ईद उल अज़हा या बाकी या कोई ऐसी इवेंट, तो ये लोकल गवर्नमेंट्स ही हैं जो वहाँ पे बिल्कुल फ्रंट के ऊपर काम कर रही होती हैं। अगर लोकल गवर्नमेंट्स ना हो तो शायद हमारी उस तरह से डिलीवरी ना हो सके। यू आर द बेस्ट पीपल, आप बहुत अच्छा डिलीवर, लेकिन ये हमेशा से जो ना जी ये इस तरह की वर्कशॉप, ये जो आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग्स, ये जो इस तरह की प्रोक्योरमेंट का, ये हमेशा से ऐड करती हैं आपकी स्किल्स में। तो डेफिनेटली यू वुड बी लर्निंग स्किल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। और इसमें प्रोक्योरमेंट का चूँकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में देखता हूँ कि वहाँ पे प्रोक्योरमेंट का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, वेयर एज के जी आप लोग खुद ये सारा काम कर रहे होते हैं, आप खुद ही जो है ना मतलब प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं, आप खुद जो है जी एज अ चीफ ऑफिसर ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं,
आप ऑपरेशंस को भी देखते हैं। कंपनी मोड में तो जो है ना वही एक सॉलिड वेस्ट अगर आपका एक सेक्टर देख ले, हमने को 8 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज बनाई है, इतना बड़ा पेरिफेरिया वहाँ पे दे दिया है, इतनी बड़ी वहाँ पोजीशंस हैं। वेयर एज अगर हम ये देखें कि जी मतलब एज कम्पेयर टू कंपनीज मोड ऑफ गवर्नेंस, लोकल गवर्नमेंट वाले वही काम कर रहे हैं। और मैं उनको कहता हूँ कि जी मतलब जितना वेस्ट हैंडल वो कर रहे हैं उतना ही आप हमारी लोकल गवर्नमेंट्स कर रही हैं, और वो एक चीफ ऑफिसर और एक साथ इंजीनियर उनके होता है, वही सारा कुछ है। तो होपफुली कि जी आप इसको लर्न करेंगे और इसको यहाँ से जो लर्निंग होगी आप उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे फील्ड में। बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू वेरी मच। ये मेरी मतलब आई टेक इट एज अ ऑनर टू बी विद योर पीपल। तो मैं चीफ गेस्ट नहीं, दोबारा क्वेश्चन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।